नमस्कार साथी, स्वागत है आप सभी एस्पिरेंट्स का इस आइकॉनिक एस्पिरेंट्स पे। साथी कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे और अपने तैयारी को बहुत ही अच्छे ढंग से कर रहे होंगे। साथी आज धन मंत्रा का यह प्रैक्टिस सेट, जिसमें हम आज प्रैक्टिस सेट नंबर 3 का अध्ययन करने वाले हैं। इससे पहले आपका प्रैक्टिस सेट नंबर 1 और 2 अपलोड कर दिया गया है। साथ में आपका किरण पब्लिकेशन का, साथ ही रुकमणी पब्लिकेशन का और रंजीत IAS सर का जो प्रैक्टिस सेट है वो भी अपलोड किया गया है। तो आप लोग चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर एक बार जरूर विजिट करें। और बता दें साथी कि आप सभी को कि शिक्षक भर्ती को लेकर यहाँ पे जो भी अपडेट दिए जाते हैं वो बिल्कुल सटीक दिए जाते हैं और कंटेंट बेस्ड दिया जाता है। तो प्लीज़ साथी आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल पर अगर नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं साथी आज प्रैक्टिस सेट नंबर 3। और इस प्रैक्टिस सेट नंबर में हम बात कर ले साथी, तो इसमें काफ़ी ज़्यादा गलती क्वेश्चन दिए गए हैं, आंसर दिए गए हैं। तो थोड़ा सा आप सभी को हम बता दें साथी कि यही कारण है जो कि हम एक एक दिन अब्सेंट करके इस प्रैक्टिस सेट का वीडियो को आपके सामने ला रहे हैं, ताकि साथी हम जितने भी आपका क्वेश्चन है इन सारे प्रश्नों का हमें हल करना पड़ता है खुद से, इसलिए थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है। अगर कोई क्वेश्चन गलती हो जाए या फिर कोई क्वेश्चन छूट जाए तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, हम उसको फिर से करेक्शन करके आपको PDF दे देंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं साथी प्रैक्टिस नंबर 3 का। सबसे पहला क्वेश्चन कहता है, ध्यान से समझना है, पाटलिपुत्रा में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः बना था, कब बना था और किस लिए बना था? जल्दी बताइए। आपके सामने ऑप्शन दिया गया है साथी, यह क्या होगा? तो आपका लकड़ी का बना था। ठीक है, पाटलिपुत्रा में चंद्रगुप्त का जो महल था साथी, यह किस चीज़ का बना था? तो लकड़ी का बना था, जो कि आपको याद रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आगे हम बढ़ते हैं तो ध्यान दीजिएगा। कहता है ब्रह्मा समाज की स्थापना हुई थी, कब हुई थी? जल्दी बता दें। तो साथी ब्रह्मा समाज की जो स्थापना हुई थी यह आपको 20 अगस्त 1828 को हुई थी। किसके द्वारा की गई थी? तो राजा राम मोहन राय जी के द्वारा की गई थी। ठीक है, चलिए उसके बाद आपका कहता है नीचे, ध्यान दीजिएगा, नीचे 2 व्यक्ति दिए गए हैं जिसमें कथन A और दूसरा का चयन करना। चलिए हम लोग स्टेटमेंट वाला प्रश्न है यहाँ पढ़ लेते हैं। 12वीं शताब्दी के अंत तक नालंदा महावीर का पतन हो गया था। जल्दी से बता दीजिए क्या यह सत्य है? महाविहार को राजकीय पद से मिलना बंद हो गया था। इसमें से कौन सा स्टेटमेंट सत्य है साथी? जल्दी से आप लोग चयन कर लें, ताकि आपको और भी हम दिखा देते हैं ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। देख लीजिए अपना यहाँ पे ऑप्शन और जल्दी बता दें इसका राइट आंसर क्या होगा। तो साथी यह आपका राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर क्या होगा? तो A होगा। ठीक है, क्या होगा? कथन A और R जो है यह दोनों सही है। कथन A और R की जो व्याख्या है यह R करता है। इस प्रकार से क्या होगा? आपका ऑप्शन नंबर A सही होगा। आगे चलते हैं तो कहता है, यहाँ ध्यान दीजिएगा, कवि वान निवासी था। कवि जो वान थे साथी, यह कहाँ के निवासी थे? जल्दी से बता दें। तो कवि वान जो थे यह आपको याद रखना है, यह कहाँ के थे? तो थानेश्वर के थे। अगर बात कर लें कवि वान के बारे में तो ध्यान से समझना है, वान भट्ट की जन्म जो हुआ है यह वर्तमान में छपरा में होता है, लेकिन कुछ वर्षों के पश्चात साथी यह कहाँ चले जाते हैं? तो यह आपका थानेश्वर में चले जाते हैं। और हर्षवर्धन के काल में साथी वहाँ पे संस्कृत के कवि रहते हैं। ठीक है, तो ये सभी चीज़ आप सब याद रखेंगे। आगे हम बढ़ते हैं तो कहता पटना को प्रांतीय राजधानी बना था। किसने बनाया था? बहुत ही इजी क्वेश्चन है। तो साथी पटना को प्रांतीय राजधानी बनाने वाला वह शासक शेरशाह सूरी था। ठीक है, कब बनाता है? तो 16वीं शताब्दी के आसपास में। तो ये सभी चीज़ आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट हम अगर बात कर लें तो चलिए साथी नेक्स्ट आपका प्रश्न कहता है, यहाँ ध्यान दीजिएगा, कहता है द्वितीय गोलमेज सम्मेलन की प्रश्न पर असफल रहा। क्या रहा था? सांप्रदायिकता, प्रतिनिधित्व, डोमिनियन स्टेट प्रदान करना, या फिर कुछ और भी है? हम देख लेते हैं यहाँ पे, हस्तांतरण की नीति या फिर सवर्णीय अवज्ञा आंदोलन का स्थगत। कौन सा इसमें राइट आंसर होगा साथी? जल्दी से आप लोग चयन कर लें। छठा का जो राइट आंसर होगा यह आपका ऑप्शन नंबर साथी क्या होगा? A होगा। सांप्रदायिकता प्रतिनिधित्व जो था यही था, याद रखना है आप सभी को। ठीक है, यह जो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन होता है, 3 गोलमेज सम्मेलन हुए थे, जो आपको याद रखना है वर्ष 1930 से लेकर 32 के बीच में। ठीक है, जिसकी यह जो गोलमेज सम्मेलन होता है यह सांप्रदायिकता को भड़काने के लिए सांप्रदायिकता विभाजन के संदर्भ में ही एक प्रकार से लाया जाता है। तो थोड़ा सा आप लोग याद रखेंगे। हम बात करें अगर आगे तो ध्यान से समझना है साथी। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है क्या? कहता है रॉलेट एक्ट का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने विरोध किया क्योंकि इसका लक्ष्य था, क्या था?
क्या लक्ष्य था आप लोग देख लें यहाँ पे, ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो। तो साथ ही इसका जो लक्ष्य था क्या था, जल्दी से बताएं। इसका जो लक्ष्य था वो क्या था, तो आपका हो जाएगा साथी व्यक्तिगत स्वतंत्रता था क्या, जल्दी बता दीजिए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को प्रतिनिधित्व करना था, सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व को विस्तृत करना था, या फिर आपका क्या था साथी, तो देशद्रोह के आरोप में राष्ट्रीय नेताओं को बंदी करना। क्या था इसमें, जल्दी बता दें। रॉलेट एक्ट के बारे में बहुत बार चर्चा किया गया है, तो यह क्या था, आप सभी लोग जल्दी बताएं। इसका राइट आंसर जो होगा वो साथी आपका ऑप्शन नंबर ए होगा। ठीक है, ए होगा, याद रखिएगा। रॉलेट एक्ट कब पारित किया गया था, तो याद रखना है 7 सितंबर वर्ष 1931 से आपका होता है, जो कि 1931 तक, दिसंबर 1931 तक चलता है। इस तरह से आप लोग इसको याद रखेंगे। ठीक है, आगे चलते हैं तो ध्यान दीजिएगा। कहता है स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना वर्ष कब है, जल्दी बता दीजिए। तो यह साथी आपका हो जाएगा कब, तो याद रखना है ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, वैसे अगर हम वास्तविक में बात करें तो यह साथी आपका 1857 हो जाएगा, लेकिन यह 57 नहीं दिया गया है, इसलिए हम क्या कर दिए हैं, तो 1896 को सही किए हैं। इस प्रकार से थोड़ा सा आप लोग याद रखेंगे। और स्वामी विवेकानंद जो साथी रामकृष्ण मिशन की स्थापना करते हैं, यह अपने किसके याद में करते हैं, तो अपने गुरु की याद में करते हैं। उनके जो गुरु थे कौन थे, तो याद रखना है साथी रामकृष्ण परमहंस। ठीक है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। चलिए, उसके बाद कहता है आपका भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष निर्वाचित हुए कौन थे, जल्दी बता दीजिए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो अध्यक्ष निर्वाचित होते हैं वह आपका सुभाष चंद्र बोस होते हैं, जो कि आपको यह बात याद रखना होगा। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ आप लोग याद रखेंगे तो आपके लिए बहुत ही फायदा होगा। नेक्स्ट हम अगर बात कर लें तो नेक्स्ट कहता है आपका, चलिए नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं साथी। यहाँ पे कहता है सेल्सियस स्केल पर मानव शरीर का सामान्य तापमान होता है, कितना होता है, सेल्सियस स्केल पर मानव शरीर का जो तापमान होता है यह आपको कितना होता है, जल्दी बता दीजिए। तो साथ ही यह इसका राइट आंसर जो होगा वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 36.9 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है, तो इस तरह से थोड़ा सा इसके बारे में याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हम अगर चलते हैं आगे तो कहता है 2022 में नवीनतम बाघ जनगणना के आंकड़ों के अनुसार भारत में बाघों की संख्या कितनी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो जल्दी बता दें इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से आप लोग कर दीजिए। इसका राइट आंसर क्या होगा, यह आपका हो जाएगा साथी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो 3506। ठीक है, इस तरह से थोड़ा सा इसको याद रखेंगे, जो कि करेंट अफेयर का मुद्दा है, तो यह आपको याद रखना होगा। हम अगर बात कर लें तो यह जो डाटा है यह कब का है, तो याद रखना है वर्ष 2018 से वर्ष 2022 तक के बाघों की संख्या में जो वृद्धि हुई है, ये 2000 की वृद्धि हुई है। और वर्तमान में बाघों की जो संख्या है यह आपका 167 है साथी। यह जो कि डाटा है कंफर्म आपको यहाँ पे याद रखना होगा। ठीक है, उसके बाद हम चलते हैं आगे। तो कहता है आपका चुनाव आयोग ने किस राज्य में पहली बार वोट फॉर होम की शुरुआत की थी, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इसका जो राइट आंसर होगा वह क्या होगा साथी, तो कर्नाटक होगा। ठीक है, भारत के चुनाव आयोग ने, या फिर हम कह लें निर्वाचन आयोग के द्वारा जो कर्नाटक में है, यह सबसे पहली बार क्या किया गया था, तो साथी याद रखेंगे वोट फॉर होम की शुरुआत की जाती है। काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको आपको याद रखना है। ये सभी जो क्वेश्चन है पूछे जाएंगे 100%। किस राज्य सरकार ने हाल ही में कामाख्या कॉरिडोर बनाने की घोषणा की है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और साथ ही कामाख्या कॉरिडोर जो बनाने की घोषणा की गई है यह किस राज्य सरकार के द्वारा की गई है, तो आपको याद रखना होगा यह जो है असम के मुख्यमंत्री, असम के राज्यपाल के द्वारा की गया है, जो कि वर्तमान में असम के जो क्षमा चाहेंगे साथी राज्य सरकार जो हैं यह कौन है, तो यह आपका हिमंता बिस्वा हैं, हिमंता बिस्वा शर्मा है। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग याद रखिएगा। ये सभी जो है करेंट का मुद्दा है, इसलिए हम थोड़ा सा ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। करेंट का 100% क्वेश्चन देखिए आपको 20 से 25 मिलेगा। हम एक वीडियो बनाए हुए हैं जहाँ पे हर टॉप सब्जेक्ट वाइज आपको बताए हुए हैं कि कम से कम कितना क्वेश्चन आने की संभावना है। आप लोग वहाँ ज़रूर देखिएगा ताकि आपको एक एवरेज पता चल सके, एक तैयारी में गति मिल सके।
ठीक है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका वो क्या कहता है, ध्यान से सुनिएगा। कहता है बिहार में प्रस्तावित महिला आयोग की अध्यक्षता कौन करेगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जल्दी बता दें। क्या वह बिहार के राज्यपाल करेंगे, या फिर बिहार के मुख्यमंत्री, बिहार का न्यायाधीश, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। साथ ही महिला आयोग की अगर हम बात कर लें तो आपको पता होगा पहले से ही इसके बारे में कि महिला आयोग की जो अध्यक्षता करते हैं तो कौन करते हैं, तो राज्य के मुख्यमंत्री करते हैं। ठीक है, इस बात को आप लोग नहीं भूलिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, यही सब चीज़ फंसाया जाता है, तो इसको आप लोग याद रखेंगे। और आपसे पूछ देगा कि महिला आयोग की स्थापना कब हुई थी, तो साथ ही महिला आयोग की जो गठन हुआ था यह आपका 2001 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, ये आप लोग याद रखेंगे। इसमें अध्यक्ष 7 सदस्यों की नियुक्ति का प्रावधान था और 16 वर्षों के दौरान आयोग लगभग 2.5 वर्ष के लिए यह बंद भी रहा था। तो इस तरह से आपको पूरा महिला आयोग के बारे में संक्षिप्त परिचय दे दिए हैं। कहता है 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में नव हिंदूवाद के सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधित्व थे। कौन थे, रामकृष्ण परमहंस, स्वामी विवेकानंद, या फिर बंकिम चंद्र चटर्जी, या फिर आपका राजा राम मोहन राय। कौन है आपका 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध की बात की जा रही है, तो ध्यान से सुनिएगा। इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, साथ ही जल्दी से बता दें, तो यह आपका हो जाएगा स्वामी विवेकानंद। आपको पता होना चाहिए स्वामी विवेकानंद के बारे में। साथ ही सबसे पहले हिंदूवाद की अगर बात कर लें तो काफ़ी ज़्यादा इनका 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में इनका योगदान रहा है, इनका प्रभाव भी रहा है। अगर हम बात कर लें तो रामकृष्ण परमहंस का भी योगदान रहा है, लेकिन इनको उतना ज़्यादा नहीं रहा है। इनका ही सिद्धांत था, इनका ही एक उद्देश्य था, जो कि आगे चल के स्वामी विवेकानंद को उस चीज़ को करते हैं। और साथ ही अगर हम बात कर लें राजा राम मोहन राय जी का, तो यह बहुत पहले आए थे, थोड़ा सा ही इनके बारे में याद रखेंगे। उसके बाद दयानंद सरस्वती आते हैं। ठीक है, स्वामी विवेकानंद से पहले दयानंद सरस्वती आते हैं, जो कि उनका भी बहुत बड़ा हिंदूवाद और हिंदुत्व की विकास में योगदान रहता है। तो ये सभी चीज़ याद रखिएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। कहता है नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या, होम रूल आंदोलन भारत के स्वतंत्रता संग्राम के एक नए चरण के आरंभ का घोतक था, क्योंकि यहाँ पे क्या हुआ था, इसने देश के स्वशासन की एक ठोस योजना रखी। आंदोलन का नेतृत्व गांधी जी के हाथ में आ गया। हिंदू और मुसलमान ने एक संयुक्त संघर्ष प्रारंभ किया, या फिर इनमें आदिवासी और उदारवादियों के बीच पुनः मेल स्थापित हुआ। तो इजी क्वेश्चन है, बहुत बार बताया गया है। होम रूल आंदोलन भारत के स्वतंत्रता संग्राम के एक नए चरण का घोतक था। वह इसलिए था क्योंकि इसमें देश के सामने स्वशासन की एक ठोस योजना रखी गई है, जो कि यह असफल नहीं रहता है, साथ ही सफल रहता है। यह आपको याद रखना है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, तो कहता है गदर पार्टी की स्थापना हुई थी। कब हुई थी गदर पार्टी की, बहुत बार बताया गया है। तो गदर पार्टी की जो स्थापना होती है यह आपका कब होता है, तो 1 नवंबर वर्ष 1913 में। ठीक है, यह आपको याद रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। किनके द्वारा किया जाता है यह भी आपसे पूछ देगा, तो अब क्या बताइएगा, तो साथ ही बताइएगा लाला हरदयाल के नेतृत्व में किया जाता है। कहाँ किया जाता है, तो सैन फ्रांसिस्को कहाँ है, तो आपका अमेरिका में है। कोई समस्या, गदर पार्टी क्योंकि पूछे जाते हैं इसलिए हम आपको बता दिए हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। कहता है करो या मरो का नारा किसने दिया। बहुत इजी क्वेश्चन है। अब ये सब क्वेश्चन बताएंगे तो फिर बताइए आप लोग क्या कीजिएगा। करो और मरो का जो नारा दिया गया था किसके द्वारा दिया गया था, जल्दी से बता दें, तो यह आपका हो जाएगा साथी कौन सा, तो महात्मा गांधी। बहुत इजी क्वेश्चन है, बच्चा इसको रट कर रखता है। ठीक है, तो ये आप लोग याद रखेंगे। अगर लाला लाजपत राय जी के पूछ ले तब क्या कहिएगा, तो साथी याद रखना है साइमन कमीशन वापस जाओ, इनका नारा था। क्या था, याद रखेंगे। साइमन जब आता है तब साइमन कमीशन गो बैक का नारा लगाते हैं। उसी समय इन पे लाठी चार्ज कर दिया जाता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा ये पीड़ित हो जाते हैं और कुछ दिनों के बाद इनका देहांत हो जाता है। ठीक है, उसके बाद हम अगर बात कर लें तो बाल गंगाधर तिलक का क्या स्लोगन था, तो याद रखना है स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, जो कि इनका ही स्लोगन था। सुभाष चंद्र बोस का भी आपसे पूछ सकता है, तो यहाँ पे आपको याद रखना है तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, इनका प्रमुख स्लोगन है। तो ये सारे चारों व्यक्ति का आप लोग नाम उनके स्लोगन को याद रखेंगे, उनके योगदान को याद रखेंगे। हम बात कर रहे अगर आगे तो ध्यान से सुनिएगा। कहता है नुआखली काल में महात्मा गांधी के सचिव कौन थे। नुआखली काल में अगर हम बात कर ले तो महात्मा गांधी के जो सचिव थे कौन थे, प्यारे लाल थे। कौन थे, प्यारे लाल थे, याद रखेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और
अगर बात कर ले वर्तमान समय में, तो वर्तमान समय में नोआखली जो है ये बंगाल के चटगांव डिवीजन के अंतर्गत आता है। देखिए हर चीज़ आपको बता रहे हैं ताकि समस्या ना हो। आपसे पूछ दे अगर कि नोआखली जो है ये कहाँ पड़ता है, तो याद रखेंगे यह आपका बांग्लादेश के जो चटगांव गांव है वहाँ पे पड़ता है। ठीक है, शायद हम बंगाल बोल दिए थे तो उसके लिए क्षमा चाहते हैं, थोड़ा सा बांग्लादेश पड़ता है साथी। ठीक है, जयप्रकाश नारायण को राष्ट्रीय स्तर के नेता की पहचान किस संदर्भ में मिली थी? जयप्रकाश नारायण को राष्ट्रीय स्तर की जो नेता का पहचान मिलता है, तो साथी याद रखना है यह आपको भारत छोड़ो आंदोलन में मिलता है। भारत छोड़ो आंदोलन कह ले या फिर महात्मा गांधी के द्वारा जो भी आंदोलन हैं, उस आंदोलन से हर एक नेता का पहचान बनता है, हर एक नेता बड़ा चेहरा बन जाते हैं धीरे धीरे। तो ये सभी चीज़ आप लोग थोड़ा सा याद रखिएगा। ठीक है, उसके बाद हम बात कर ले तो कहता है स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? बहुत आसान क्वेश्चन है, देखिए बहुत ही आसान है। स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल जो था यह कौन थे? तो साथ ही याद रखना है आपको कौन थे, तो सी राजगोपालचारी थे। बहुत इजी क्वेश्चन है, यह आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, चलिए आगे हम चलते हैं। तो आगे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, ध्यान से सुनिएगा। कहता है सभी ने अवज्ञा आंदोलन की असफलता के बाद गांधी जी ने महत्व दिया किस चीज़ का? तो याद रखना है सभी ने अवज्ञा आंदोलन के बाद गांधी जी का जो साथी महत्व दिया गया था यह था आपका रचनात्मक कार्यक्रम का। ठीक है, तो इस तरह से थोड़ा सा आप लोग याद रखेंगे। प्रश्न थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसलिए थोड़ा सा आप लोग यहाँ पे ध्यान से समझिएगा। हम बात कर ले अगर सविनय अवज्ञा आंदोलन के बारे में, तो याद रखेंगे सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रारंभ गांधी जी के नेतृत्व में किया जाता है और इस आंदोलन की शुरुआत आपका गांधी जी दांडी मार्च से करते हैं। दांडी मार्च जो कि अहमदाबाद में पड़ता था, जहाँ पे साबरमती आश्रम के साथ ही 78 सदस्यों के साथ 78 व्यक्तियों के साथ कह लें तो ये दांडी मार्च यात्रा प्रारंभ होता है 12 मार्च वर्ष 1930 में। ठीक है, तो ये सभी चीज़ आप लोग याद रखेंगे और लगभग 241 मील की यात्रा करते हैं इसमें। साथी यह भी आप सब लोग याद रखिएगा, पूरा डिटेल बताए हैं, समस्या किसी को नहीं होना चाहिए। आगे चलते हैं तो कहता है वर्ष 1923 से 28 के काल में भारतीय राजनीति में क्रांतिकारी कार्यविधि की पूर्वावृत्ति का कारण था। क्या था कारण, जल्दी बता दें। प्रश्न जो है बेहतरीन है, देखिए इसमें कोई डाउट नहीं कि इसमें जो आपका प्रश्न है बहुत सुंदर है, बहुत हार्ड है और बहुत बेहतरीन दिया गया है। लेकिन समस्या बस इसमें इतना है कि जिसका ऑप्शन दिए गए हैं बहुत गलत है, बहुत ही रॉन्ग ऑप्शन है। ठीक है, बहुत ही रॉन्ग ऑप्शन है साथी, जो कि यह बुक का खासियत के बारे में, इस बुक के लेवल को ख़राब कर देता है। ठीक है, तो थोड़ा सा यहाँ पे आप लोग कॉपरेट कीजिएगा। अगर कोई बाई चांस क्वेश्चन गलत हो जाए, हम फिर से बोल रहे हैं, तो आप लोग प्लीज़ विनम्रतापूर्वक बता दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा ताकि उसको हम बदल लें। क्योंकि देखिए हम भी कहीं ना कहीं इधर उधर सोर्स से ही इसके बारे में हम अध्ययन को जमा कर रहे हैं, एकत्रित कर रहे हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा गलती हो जाते हैं, कुछ चीज़ छूट जाते हैं। तो ऐसा नहीं है कि कोई चीज़ छूट गया तो उस टीचर को नॉलेज नहीं है। तो बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो बोल देते हैं इंक्रीज योर नॉलेज। अरे भाई इंक्रीज योर नॉलेज, नॉलेज है तभी आपके पास आए हुए हैं, अन्यथा नहीं आएंगे। ठीक है ना, तो इस तरह से थोड़ा सा कमेंट करने से बचा करें, कमेंट वैसा कीजिए जो कि सामने वाले को भी अच्छा लगे। चलिए, तो इसका राइट आंसर क्या होगा जल्दी से आप सभी लोग बता दें। यह आपका हो जाएगा क्या, जल्दी बता दीजिए। क्वेश्चन नंबर आपका 23 है। 23 का जो आंसर होगा साथी क्या होगा, तो यह आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन को स्थगित जो था यह सबसे बड़ी कारण रहती हैं। ठीक है, तो याद रखेंगे, आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट था। वर्ष 1922-23 की हम बात कर लेते हैं तो उस समय क्या होता है, चौरा चौरी कांड होता है। चौरा चौरी कांड के समय साथी महात्मा गांधी जो इससे काफ़ी ज़्यादा प्रभावित हो जाते हैं, उनको दुख होता है, पीड़ा होता है और वह असहयोग आंदोलन को वापस ले लेते हैं। जब यह वापस ले लिया जाता है तभी तो यह क्या होता है, तो अलग अलग क्रांतिकारी गतिविधियां प्रारंभ हो जाती है। ठीक है, तो इस तरह से थोड़ा सा आप सभी लोग याद रखेंगे। आगे बात कर ले तो 1857 का विद्रोह का मुख्यतः किस कारण से असफल रहा। बहुत आसान क्वेश्चन है, चर्चाएं भी कई बार की गई है इसके बारे में। तो 1857 का जो मुख्यतः कारण रहा था असफलता का क्या रहा था, आप लोग और भी ऑप्शन देख लें ताकि आपको कोई समस्या ना हो। तो यहाँ पे आप लोग देख लीजिए, देख लिए। चलिए अब आगे हम बढ़ते हैं। तो यहाँ बताइए आप सभी लोग इसमें राइट आंसर क्या होगा। हिंदू मुस्लिम एकता की कमी थी, किसी सामान्य योजना केंद्रीय संगठन की कमी थी, या फिर प्रभाव समिति की। तो साथ ही यह आपका ऑप्शन बी होगा, सामान्य योजना और केंद्रीय संगठन की कमी थी।
ठीक है। 1857 का क्रांति जो था, विद्रोह जो था, बहुत ही बेहतरीन था, बहुत ज़्यादा प्रभावित अंग्रेजों पे था। ठीक है, लेकिन यह कमी कहाँ था, तो यहाँ सम्मान योजना, हर व्यक्ति का अपना अपना उद्देश्य था। यहाँ पे कोई भी इसलिए नहीं युद्ध कर रहे थे, इसलिए विद्रोह नहीं कर रहे थे कि अंग्रेजों को भगाना है। सब अपने अपने स्वार्थ के लिए कर रहे थे। चाहे हम झांसी की रानी की बात कर लें, बाबू कुंवर सिंह की बात कर लें, हजरत महल की बात कर लें, तात्या टोपे की बात कर लें, या फिर कोई भी इस व्यक्ति थे इस आंदोलन में, सारे व्यक्ति कहीं ना कहीं अपने स्वार्थ के लिए इसमें लड़ रहे थे, जो कि यही कारण था असफलता का। ठीक है, आगे चलते हैं तो ध्यान दीजिएगा। कहता है, यहाँ पे देख लेते हैं, स्टेटमेंट वाला प्रश्न है, सोचिए 1 और 2 सम्मिलित कीजिए। तो कीजिए साथी सम्मिलित, आपके सामने क्वेश्चन दिया गया है तो इसका सम्मिलित आप लोग कीजिए अपने अपने अनुसार, क्या हो जाएगा। इसका जो राइट आंसर होगा साथी क्या होगा, आप सभी लोग बताते चलें ताकि जल्दी जल्दी क्लास ओवर होते जाए। तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर साथी क्या, सी हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर, यहाँ देख लीजिए, यह आपका सी होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हम आपको बता दिए हैं। आप लोग यहाँ पे अपना मिलान कर लीजिएगा पीडीएफ को लेकर। ठीक है, क्योंकि थोड़ा सा लंबा है, टाइम ज़्यादा लग जाएगा। चलिए आगे हम बढ़ते हैं। कहता है 1857 के विद्रोह में बिहार का कौन सा भाग अप्रभावित था। 1857 की क्रांति में साथी बिहार का कौन सा भाग अप्रभावित था, जल्दी से आप लोग बता दें। क्या वह दानापुर था, पटना था, आरा था, या फिर मुजफ्फरपुर मुंगेर था, इसमें कौन था। जल्दी से आप लोग अपना कमेंट में आंसर कर दीजिए ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो। तो इसका राइट आंसर साथी आपका क्या हो जाएगा, जल्दी आप लोग बता दीजिए। इसका राइट आंसर जो है यह आपका क्या होगा, यह आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर साथी क्या हो जाएगा, तो ए होगा। ठीक है, ए होगा। पटन आपका क्या है, दानापुर, और क्या है तो आपका मुंगेर है। जो कि साथी अगर हम बात कर ले तो दानापुर बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि दानापुर कैंट से ही क्या होता है 1857 की क्रांति प्रारंभ होती है। ठीक है, तो यहाँ पे जो ऑप्शन दिए गए हैं, यहाँ पे फिर से मुझे डाउट है, या फिर से देखिए आप लोग प्रूव हम कर दिए हैं कि यहाँ पे इस बुक में कितना रॉन्ग आंसर दिया गया है। दानापुर कैंट से तो प्रारंभ ही होता है 1857 क्रांति। पटना में भी पुस्तक विक्रेता जो थे पीर अली, इनके नेतृत्व में चलता है। आरा में तो चलता ही है। तो इसमें मेरे ख्याल से सिर्फ मुंगेर होना चाहिए। ठीक है, लेकिन यहाँ पे आपका ऑप्शन सिर्फ मुंगेर होना चाहिए था, ऑप्शन नंबर बी। लेकिन थोड़ा सा इसको देख लीजिएगा आप लोग, ठीक है ना, आप लोग एक बार देख लीजिएगा ताकि गलत इन्फॉर्मेशन ना जाए। कहता है भारत छोड़ो आंदोलन से उत्पन्न दंगे किस क्षेत्र में सबसे अधिक व्याप्त रहे थे। भारत छोड़ो आंदोलन सबसे अधिक अगर हम बात कर लें तो यह आपका किस क्षेत्र में था, याद रखिएगा यह आपका होता है साथी, यहाँ पे भी गलती आंसर दिया गया है। यह आपको कह रहा है संयुक्त प्रांत। संयुक्त प्रांत कैसे हो जाएगा भला बताइए। संयुक्त प्रांत हम किसको कहते हैं वर्तमान में, उत्तर प्रदेश को कहते हैं। क्या उत्तर प्रदेश 1857 की क्रांति को प्रभावित था, भारत छोड़ो आंदोलन से प्रभावित था। आप लोग जल्दी जल्दी बताइए, तब फिर हम इसके बारे में और भी चर्चा करेंगे। पूरा एक्सप्लेनेशन इसके बारे में हम लिख कर रखे हैं, पहले अपना कमेंट दे दीजिए फिर हम इसके बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, पहले अपना अपना आप लोग राय दे दीजिए ताकि कोई समस्या ना हो बताने में, फिर हम इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो साथ ही यह आपका ऑप्शन नंबर क्या होगा, जल्दी बता दें। यह आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा क्या, जल्दी से आप लोग बता दीजिएगा। हम इसके लिए आप सभी को एक क्वेश्चन नंबर 27 जो है यह छोड़कर जा रहे हैं। आप लोग जरूर बताइएगा इसके बारे में, बहुत ही बेहतरीन प्रश्न और इजी क्वेश्चन है। इस बुक में गलती दिए गए हैं लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग जरूर बताइएगा। कहता है निम्नलिखित में से किस सत्याग्रह आंदोलन में गांधी जी ने अप्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं लिया। तो साथ ही यह आपका राजकोट होगा। राजकोट सत्याग्रह जो है ये गांधी जो प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं लेते हैं, ये आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट हम अगर बात कर ले, क्वेश्चन बहुत आसान है। बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व, बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व साथी वल्लभ भाई पटेल करते हैं, जो कि यह अहमदाबाद में, और इसी समय साथी इस सत्याग्रह में क्या होता है तो बारदोली के जो महिलाएं थी इनको सरदार की उपाधि देती हैं, और उसके बाद वल्लभ भाई पटेल से साथी क्या हो जाते हैं, यह सरदार वल्लभ भाई पटेल कहलाते हैं। तो ये सभी चीज़ आप सब याद रखेंगे। आगे चलते हैं तो आगे ध्यान दीजिएगा। कहता है भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित होने के बाद गांधी जी को कैद किया गया, किस लिए, कहाँ और किस लिए साथी। क्या यरवदा जेल था, नैनी जेल था, या फिर आपका कौन सा था, जल्दी से आप लोग बता दीजिए, जल्दी बता दीजिए। इसका राइट आंसर क्या होगा, आप लोग जल्दी बताएं इसका राइट आंसर। तो यह आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी,
आगा खा पैलेस में। ठीक है, ये आप लोग याद रखेंगे। भारत छोड़ो आंदोलन जो कि वर्ष 1942 में होती है और इस प्रस्ताव के बाद कांग्रेस कमेटी के द्वारा पारित किया जाता है। उसके बाद कस्तूरबा थाना महादेव देसाई को पुणे स्थित आगा खा पैलेस में कैद कर दिया जाता है। फिर 10 फरवरी वर्ष 1943 को साथ ही गांधी जी को और जेल में 21 दिनों तक क्या करते हैं, तो उपवास करते हैं। इस प्रकार से आप लोग इसके बारे में याद रखेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आपसे पूछ देगा भारत छोड़ो आंदोलन के बाद गांधी जी किस पर जेल में 21 दिनों का उपवास करते हैं, तो साथ ही यह आपका आगा खा पैलेस हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। तो कहता है राज्यसभा को भंग करने का अधिकार किसके पास है। बहुत इजी क्वेश्चन है और बहुत बेहतरीन प्रश्न है, जल्दी से बता दीजिए राज्यसभा को भंग करने का जो अधिकार है यह किसके पास है। बता दें अगर आप सभी को कि राज्यसभा जो होते हैं यह कभी पहला बात कि भंग नहीं होते हैं। कितना बार आपको बताया है राज्यसभा जो है यह क्या है, तो अस्थाई सदन है और लोकसभा जो है यह अस्थाई है। ठीक है, तो लोकसभा जो होते हैं यह भंग होते हैं ना 5 साल पे या फिर 5 साल के पहले ही, तो भंग कौन होता है, लोकसभा। राज्यसभा थोड़ी भंग होता है, इसका निर्वाचन थोड़ी होता है, इसका तो चयनित होता है। तो इस तरह से आप लोग याद रखना है। ठीक है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना के सिलसिले में निम्नलिखित कौन सा क्रम सही है, जल्दी बता दीजिए। तो भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है साथी, यह आपका सबसे पहले क्या होगा, सार्वभौम सत्ता संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष जनतांत्रिक जनवादी गणतंत्र जो है यह आपका सही होगा। याद रखना है 42वें संविधान संशोधन में साथी भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जो है यह 2 शब्द जोड़े जाते हैं। एक था आपका पंथ निरपेक्ष कर लें या फिर धर्म निरपेक्ष कर लें, और दूसरा था आपका अखंडता का। ठीक है, ये 2 चीज़ आप लोग याद रखेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आगे हम बढ़ते हैं। तो कहता है लोकसभा का जो नेता है कौन है, लोकसभा का जो नेता होता है कौन होता है। इजी क्वेश्चन है, जल्दी बता दीजिए। लोकसभा के जो नेता होते हैं ये कौन होते हैं, बहुत इजी क्वेश्चन है, तो जल्दी बताइए। इसके अध्यक्ष जो होते हैं या फिर आपका प्रधानमंत्री होते हैं, तो साथ ही लोकसभा के नेता प्रधानमंत्री ना होते हैं, मंत्रिमंडल के नेता तो यही होते हैं ना, तो जाहिर सी बात है इसको आप लोग याद रखेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आगे चलते हैं। कहता है संसद के दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन आयोजित होता है। ध्यान से सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट आप क्वेश्चन यहाँ पे आपका आ गया है। संसद का जो संयुक्त अधिवेशन है यह कब आयोजन होता है, जब क्या हो, तो एक ऐसे विधेयक पर विचार करने या फिर उसे पारित करने के लिए जिस पर दोनों सदन में मतभेद हो। राज्यसभा और लोकसभा दोनों सदन में मतभेद हो। मान के चलिए कोई विधेयक आता है, ठीक है, कोई विधेयक लोकसभा से पारित होता है, लेकिन वह विधेयक पे राज्यसभा का सहमति नहीं होता है, राज्यसभा के जो सदस्य हैं उस विधेयक पे हस्ताक्षर नहीं करते हैं। तब क्या होगा ऐसे परिस्थिति में, तो ऐसे परिस्थिति में संयुक्त अधिवेशन होते हैं, संयुक्त बैठक होते हैं, जिसमें लोकसभा और राज्यसभा दोनों एक साथ बैठक करते हैं। यह साथ ही आपका संविधान के अनुच्छेद 108 में वर्णित है, तो ये बात आप लोग याद रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं। तो नेक्स्ट आपका क्वेश्चन कहता है क्या, कहता है किसी राज्य में विधान परिषद की संरचना अथवा विखंडन किया जा सकता है, कब, जल्दी से बता दीजिए। किसी राज्य में विधानसभा या फिर विधान परिषद का जो विखंडन होगा यह कब होगा, किसके द्वारा होगा। साथ ही आप सभी को बता दें यह आपके पास संसद के द्वारा अधिकार है। ठीक है, यह किसके पास अधिकार है, तो संसद को यह अधिकार है कि वह किसी भी राज्य में विधान परिषद की संरचना अथवा विखंडन कर सकती है। ठीक है, और यह आपको बताना है कि यह किस अनुच्छेद के अंतर्गत होता है। देखिए हम अनुच्छेद पे सबसे ज़्यादा फोकस करते हैं क्योंकि एग्ज़ाम में बच्चों को यह स्टेटमेंट नहीं पूछा जाता है, आर्टिकल के अनुच्छेद पूछ देते हैं, आर्टिकल पूछ देते हैं, जहाँ पे बच्चे याद नहीं रखते हैं। इसलिए हम हर पॉलिटी में आपको अनुच्छेद जरूर बताते हैं, आप लोग नोटिस इस चीज़ को करते होंगे। आगे हम बात कर ले तो कहते हैं निम्नलिखित राज्यों में वो कहाँ विधान परिषद है। विधान परिषद कहाँ है, बहुत आसान क्वेश्चन है, जो कि बिहार में है। विधान परिषद कहाँ है, बिहार में है, जो कि बहुत इजी क्वेश्चन है, इस तरह से आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट हम अगर बात कर ले तो कहता है भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में कौन राज्य की विधानसभा के निर्वाचन का प्रावधान प्रस्तुत करता है। साथ ही जल्दी बता दें भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में कौन राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचन का प्रावधान करता है, जल्दी बता दीजिए इसमें कौन सा हो जाएगा। इसका राइट आंसर आप लोग अपने अपने विचार से बता दीजिए, पॉलिटी का सेगमेंट है, यह काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो साथ ही यह जो होगा आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, इसमें
तो इसमें ऑप्शन नंबर मेरे ख्याल से हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, उपयुक्त में से कोई नहीं होगा मेरे ख्याल से, क्योंकि अगर हम बात कर लें, जहाँ तक मुझे याद है तो विधानसभा की संरचना का जो अथी आपका उल्लेख किया गया है यह अनुच्छेद 333 में किया गया है। हो सके तो आप लोग गूगल जरूर कीजिएगा, आपको पता चल जाएगा। 333 के 1 में जो है यह विधानसभा के बारे में, संरचनाओं के बारे में उल्लेख करता है, प्रावधान करता है। ठीक है, तो जहाँ तक मुझे पता है कि यह आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, नॉन ऑफ दीज। आगे चलते हैं तो कहता है आपका बिहार के लोकसभा में सदस्यों की जो संख्या है कितनी है। हाँ, ये इंपॉर्टेंट है और आसान क्वेश्चन है, तो ये क्या हो जाएगा जल्दी बता दें। इसका जो क्या होगा जल्दी, 50 है, 52 है, 54 है, क्या है जल्दी बताइए आप सभी लोग थोड़ा। यह सब बहुत आसान क्वेश्चन है। इसका जो होगा आपका 54 होगा। ठीक है, क्या हो जाएगा 54 हो जाएगा। तो इस तरह से ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं। देखिए, ये सब करेंट का मुद्दा है, तो आप लोगों को पता होना चाहिए अपने बिहार में, अपने देश में कितने राज्यसभा, कितने लोकसभा, कितने विधान सभा है, कितने, ये सभी पता होना चाहिए। बेसिक पॉलिटी के बेसिक एक तरह से टॉपिक है ये सभी सब। योजना आयोग का गठन कब हुआ? देखिए, कल भी बताए थे, योजना आयोग का जो गठन हुआ था आपका 15 मार्च 1950 को होता है, जिसके अध्यक्ष कौन होते हैं? तो भारतीय प्रधानमंत्री होते हैं। और इस योजना आयोग का अगर हम बात कर लें, एक सेकंड साथी, इस योजना आयोग की हम अगर बात कर लें तो यह योजना आयोग वर्ष 2015 में, ठीक है, कब? तो 2015 में नीति आयोग में परिवर्तन हो जाता है। तो ये सभी चीज़ आप लोग याद रखिएगा। आगे हम बात कर ले तो कहता है पंचवर्षीय योजना के मसौदे को अंतिम रूप से कौन स्वीकार करता है? पंचवर्षीय योजना के मसौदे को जो है यह अंतिम रूप से कौन स्वीकार करता है? तो इसका राइट आंसर होगा, क्या होगा साथी जल्दी आप लोग बताएं। बहुत इजी क्वेश्चन है, यह आपका होगा राष्ट्रीय विकास परिषद। ठीक है, योजना आयोग की अनुशंसा पर संस्था के रूप में राष्ट्रीय विकास परिषद जो है यह आपका वर्ष 1952 में, क्या वर्ष 1952 में इसकी क्या होती है? गठन होती है, स्थापना होती है। इस संस्था का मुख्य कार्य जो था योजनाओं के संचालन पर समय समय पर क्या करना? मूल्यांकन करना था, विकास को प्रभावित करना था, नीति की समीक्षा करना था, ये सभी चीज़ थे। तो आप लोग इसको याद रखेंगे, किसके बारे में? राष्ट्रीय विकास परिषद के बारे में। कहता है स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत में सर्वाधिक प्रगति है किस क्षेत्र में? जल्दी बताएं। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत में सर्वाधिक जो प्रगति की है यह किस क्षेत्र में की है? तो यह आपका होगा गेहूं उत्पादन में। ठीक है, आपको पता होना चाहिए साथी, हरित क्रांति का जो बात की जाए तो यह स्वतंत्रता आंदोलन के बाद हरित क्रांति आता है, जो कि आपका इसमें हम बात कर ले तो यह जमींदारों के उन्मूलन की बात की जाती है, भूमि सुधार की बात की जा रही है, काफ़ी ज़्यादा इसमें बात की जाती थी। इसी समय गेहूं उत्पादन में सबसे ज़्यादा आंकड़ा प्राप्त किए गए हैं। आगे चलते हैं तो कहता है, एक सेकेंड यहाँ ध्यान दीजिएगा साथी आप लोग। कहता है 8 अक्टूबर 1991 को भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंक दर को 11% बढ़ा दिया। कितना कर दिया जल्दी बताएं, कितना कर दिया? जल्दी से आप लोग कर दीजिए। इसका राइट आंसर क्या होगा? यह आपका जल्दी बताएं, इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर जो होगा क्या हो जाएगा? आप लोग जल्दी से बता दीजिए। तो यह आपका होगा साथी ऑप्शन नंबर कौन सा? तो बी हो जाएगा। ठीक है, 12.0% वर्ष कर दिया गया है, जो कि आप लोग इसको याद रखिएगा। आगे चलते हैं। आगे नेक्स्ट कह रहा है आपका कि भारत में राज्य सरकार के लिए आय का सबसे महत्वपूर्ण जो स्रोत है वह क्या है? तो जल्दी बता दीजिए साथी। भारत में जो भारत सरकार की जो आय का स्रोत है वह क्या है? भूमि कर है, कृषि आय कर है, आयात कर शुल्क है, या फिर बिक्री कर है? कौन सा है जल्दी बता दें आप सभी लोग। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है और इसका जो राइट आंसर होगा साथी वो आपका हो जाएगा बिक्री कर। ठीक है, सेल टैक्स जो होता है यह क्या है? तो भारत में राज्य सरकार के आय का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है, यह आप लोग याद रखेंगे। आगे हम बात कर लें तो ध्यान दीजिएगा साथी। नेक्स्ट जो प्रश्न कहता है आपका, भारत में राष्ट्रीय आय का संकल्पन होता है। भारत में राष्ट्रीय आय का संकलन जो होता है वह कैसे होता है? योजना आयोग के द्वारा, वित्त आयोग के द्वारा, भारतीय सांख्यिकी संघ के द्वारा, या फिर आपका केंद्रीय संगठन के द्वारा? कौन सा इसमें होगा जल्दी से आप लोग बताएं। प्रश्न नंबर 44 का जो है काफ़ी महत्वपूर्ण यह प्रश्न है साथी। यह आपको याद रखना होगा कि केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा क्या होता है? तो भारत में राष्ट्रीय आय का संकलन होता है। आप जब देखेंगे कि
प्रति व्यक्ति आय पीसीआई या फिर हम कह लें आपको साथ ही जीएनपी जीडीपी जब होते हैं तो आपका किस आधार पर होता है, तो याद रखेंगे साथी प्रति व्यक्ति आधार के आधार पर होता है। और इसका जो होता है यह आपका केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा इसका गणना किया जाता है, इसका कार्य किया जाता है। आपसे पूछ देगा यहाँ पे एक महत्वपूर्ण चीज़ कि इसकी स्थापना कब हुई थी, तो याद रखना है इसकी स्थापना वर्ष 1951 में होती है। ठीक है, ये सभी बात आप लोग याद रखेंगे, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है इसलिए हम आपको बता रहे हैं। आगे हम बात कर लें तो साथी नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि वर्ष 1991 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या है कितनी है, जल्दी बताएं। वर्ष 1951 की जनगणना के अनुसार भारत की जो जनसंख्या रही है वह कितनी रही थी, जल्दी से आप सभी लोग यहाँ पे आंसर कर दें अपना अपना, ताकि बहुत ही महत्वपूर्ण यह प्रश्न है। और इसका राइट आंसर क्या होगा साथी आप सभी लोग बताएं। इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा साथी, तो 84.6 करोड़ क्या था वर्ष 1991 की जनगणना के अनुसार भारतीय जनसंख्या थी। ठीक है, चलिए उसके बाद हम बात कर लें तो कहता है भारत को एक अल्प विकसित देश कहा जाता है। उसकी नियोजन की आवश्यकता के कारण, तीव्र गति की जनसंख्या के वृद्धि के कारण, कृषि पर अधिक निर्भरता के कारण, औद्योगिक उत्पन्न की मंदी के कारण, कौन सा इसमें राइट आंसर होगा, क्यों कहा जाता है अल्प विकसित देश का भारत को, जल्दी से बताएं। यहाँ पे आप सभी लोग आंसर यहाँ पे अपना दे दीजिए, क्या हो जाएगा। इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर 4। क्या होगा साथी, ऑप्शन नंबर डी। 2, 3 और 4, 2, 3, 4 क्या कह रहा है समझ लेते हैं। पहला है आपका गति से जनसंख्या में वृद्धि, जो कि बिल्कुल सत्य है। आप अभी वर्तमान में अगर देख रहे होंगे तो आपको पता होगा कि साथ ही हाल ही में एक नया डाटा आया है जिसमें चीन को भी पीछे छोड़ दिया गया है। भारत की इतनी गति में, इतनी स्पीड में जनसंख्या बढ़ रही है कि चीन को भी पीछे छोड़ दिया गया है। दूसरा कारण है कि कृषि पर निर्भरता के कारण, जो कि बिल्कुल सत्य है। भारत के जो लोग हैं यह अब थोड़ा सा आधुनिकीकरण की ओर बढ़ रहे हैं, लेकिन वर्तमान के समय की अगर हम बात करें या फिर पहले स्वतंत्रता संग्राम के बाद की अगर हम बात कर लें, वर्ष 1947 के बाद की, तो उस समय क्या था, भारत में जितने लोग थे अधिकतर 85% आसपास की अनुमान लगाई गई है, जो कि वहाँ समझ क्या था साथी, तो कृषि पर निर्भर थे। ठीक है, और उसके बाद आपका है औद्योगिक उत्पन्न की मंदी के कारण, जो कि यह भी सत्य है। औद्योगिक जो है यहाँ औद्योगिक क्षेत्र बहुत कम मात्रा में है, इसी के कारण यहाँ पे इंडस्ट्रीज वगैरह जो है ये तो नाम मात्र की है। तो ये सभी जो है प्रमुख कारण है। नेक्स्ट हम अगर बात कर ले तो कहता है भारतीय राज्य व्यवस्था में, क्षमा चाहेंगे साथी, भारतीय अर्थव्यवस्था में संयुक्त क्षेत्र का क्या अभिप्राय है। भारतीय अर्थव्यवस्था में संयुक्त जो क्षेत्र हैं इसका अभिप्राय क्या है, जल्दी बताएं। तो साथ ही इसका जो अभिप्राय होगा, आप सभी को ऑप्शन दिखा देते हैं ताकि कोई समस्या ना हो। तो इसका जो अभिप्राय होगा क्या होगा, किसी उद्यम में सरकारी एवं निजी क्षेत्र दोनों का ही सम्मिलित दायित्व होता है, यही इसका क्या होगा अभिप्राय होगा। ठीक है, चलिए उसके बाद हम बात कर लें नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो कहता है भारत में निर्यात प्रोत्साहन क्षेत्र में कितने हैं। ठीक है, निर्यात प्रोत्साहन है या फिर विकास कह लें, यह क्षेत्र कितने हैं, जल्दी बताएं। आपका 6 है, 7 है, 8 है या फिर 5 है। तो साथ ही इसका राइट आंसर जो होगा वो क्या होगा, आपका 7 हो जाएगा। ठीक है, 7 हो जाएगा। इस तरह से आप लोग इसको थोड़ा सा याद रखेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण ये प्रश्न है। थोड़ा सा इसको आप लोग याद रखेंगे कि भारत में निर्यात प्रोत्साहन के जो क्षेत्र हैं वह आपका 7 है। आगे हम बढ़ते हैं तो कहता है 7वीं पंचवर्षीय योजना में अविकासवादी अवधि में वार्षिक वृद्धि का औसत है कितना है, जल्दी से आप लोग बताएं। इसका राइट आंसर क्या होगा। साथ ही इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए 12.35%। ठीक है, 7वीं पंचवर्षीय योजना जो कि कब से कब तक चलता है, तो याद रखना है आपको वर्ष 1985 से लेकर वर्ष 1990 तक। ठीक है, याद रखेंगे, यह समय काल आपसे पूछ दिया जाएगा। इसमें अविकसित व्यय में वार्षिक वृद्धि का अगर हम औसत की बात कर ले तो यह आपका 12.35% था, जो कि आपको यहाँ पे याद रखना है। और इस योजना का संकल्प घरेलू उत्पादन में 5% वृद्धि का लक्ष्य रखा गया था। तो याद रखना है, यह सभी चीज़ आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आगे हम बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है आपका
वर्ष 1995-96 के केंद्रीय बजट में आयकर में छूट की सीमा बढ़ा दी गई थी। कितना बढ़ा दी गई थी, जल्दी से आप लोग बताएं कि आयकर की जो छूट की सीमा थी यह कितना बढ़ाई गई थी। साथ ही यह आपको याद रखना है कितना था, तो 40,000 के आसपास बढ़ाई गई थी। कितना बढ़ाई गई थी, 40,000 के आसपास बढ़ाई गई थी, याद रखना है आप सभी को। नेक्स्ट हम बात करें तो कहता है ग्रामीण क्षेत्र के प्रत्यक्ष संबंधित परिवार, एक सेकंड साथी, कल्याण सेवाओं के लिए वर्ष 1995-96 के केंद्रीय बजट में प्रस्तावित आवंटन है। कितना है, जल्दी से बता दें कितना आवंटित किया गया था उस समय के केंद्रीय बजट के अनुसार। साथ ही यह आपको याद रखना है कितना हो गया, तो इसका राइट आंसर होगा आपका 726 करोड़ रुपया के आसपास। ठीक है, देखिए हम एक चीज़ आपको बता रहे हैं यहाँ पे कि इकोनॉमिक्स जो होता है ना वो आपको ज़्यादा नहीं पढ़ना होता है। एक पंचवर्षीय योजना पढ़ लें, दूसरा केंद्रीय बजट पढ़ लें, राज्य के बजट पढ़ लें, सर्वे वगैरह पढ़ लें, जितना भी सर्वे है वो सर्वे पढ़ लीजिए। यही सब तो पूछेगा, और क्या पूछेगा आपका इकोनॉमिक्स में, थोड़ी ना पूछेगा सकल घरेलू, ये सब नहीं पूछता है। यही सब पूछेगा आपसे, 2 4 5 जो टॉपिक है चैप्टर कह लें जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण रहता है। खासकर अंतर्राष्ट्रीय की अगर हम बात कर ले तो अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्ट को पढ़ लें। जितना रिपोर्ट 2023 में अंतर्राष्ट्रीय आया है सभी को पढ़ लीजिए, और उसमें बिहार का, उसमें भारत का कहाँ स्थान रहा है ये सभी आप लोग पढ़ लीजिए। फिर आपका नीति आयोग का जो रिपोर्ट है इसको पढ़िए, यही सब आपसे पूछेगा, समझ गए। चलिए आगे चलते हैं। तो कहता है आपका बिहार की सिंचाई आस्तर तक कितनी है। बिहार की जो सिंचाई है साथी यह आपका कितनी प्रतिशत है, जल्दी से बता दें। यह आपका कितना हेक्टेयर भूमि पर है, तो यह आपको याद रखना है। यह जो होगा साथी कितना हो जाएगा, जल्दी से बता दीजिए आप सभी लोग। इसका राइट आंसर यह आपका ऑप्शन नंबर होगा साथी 91.64 लाख हेक्टेयर पे। ठीक है, बिहार के संदर्भ में है, थोड़ा सा यहाँ पे हम बात भी करेंगे। सिंचाई के विभिन्न साधनों से लगभग 47.94 लाख हेक्टेयर भूमि पर सिंचाई की सुविधा की व्यवस्था की गई है। लेकिन यहाँ पे आप लोग ऑप्शन में सी राइट आंसर होगा, याद रखेंगे। बिहार की आज से गहनता, ध्यान से सुनिएगा साथी, बिहार की आज से गहनता लगभग कितनी है, जल्दी से आप लोग बता दीजिए इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर क्या होगा साथी, जल्दी आप लोग आंसर कर दें। यह आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर, क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर 3 सी होगा। ठीक है, 128% है। ठीक है, ये आप लोग याद रखेंगे। बिहार स्पेशल का बहुत ही महत्वपूर्ण यहाँ पे प्रश्न दिया गया है। बिहार में कृषि का स्वरूप क्या है, बिहार में जो कृषि का जो स्वरूप है यह क्या है, जल्दी बताएं। बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत ही इजी क्वेश्चन एक प्रकार से कहा जाता है। तो यह आपका क्या होगा, जल्दी से बताएं। क्या वह जीवनदायी है, व्यवसाय है, या फिर निर्माणमुखी है, या फिर आपका आत्मनिर्भर है, क्या है, जल्दी बता दीजिए बिहार के बारे में। तो यह आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर साथी क्या, तो यह आपका होगा जीवनदायिनी है। ठीक है, बिहार की जो कृषि का जो स्वरूप है यह क्या है, तो जीवनदायिनी है। इस प्रकार से आपको याद रखना है। आगे चलते हैं। तो कहता है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, जिला नियोजन एवं विकास परिषद का प्रावधान जो है यह कौन होता है। क्या वह राज्य का वित्त मंत्री होते हैं, या फिर आपका यहाँ पे देख लीजिए जिला विकास पदाधिकारी होते हैं, जिला नियोजन पदाधिकारी, या फिर राज्य के मुख्यमंत्री कौन होते हैं साथी, जल्दी आप लोग बताएं। थोड़ा स्पीड में आप लोग आंसर कीजिए। इसका प्रश्न नंबर 55 का जो आंसर होगा साथी यह क्या होगा आपका, तो जिला विकास पदाधिकारी होते हैं। ठीक है, ये चीज़ आप लोग याद रखेंगे, महत्वपूर्ण यह क्वेश्चन है। अब हम बात कर लेते हैं इस पर भी कि साथ ही जिला नियोजन परिषद में जिनके अध्यक्ष जिला परिषद के अध्यक्ष होते हैं, और जिले के विभिन्न विकास योजना को राज्य सरकार के विभिन्न विभागों से क्या किया जाता है, तो संचालित किया जाता है। यह चीज़ आप लोग याद रखेंगे। और जिला परिषद का जो अध्यक्ष होता है इसको हम क्या कहते हैं, तो DRDA कहते हैं। DRDA के अध्यक्ष होते हैं, ये आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। बहुत सारे विद्यार्थी होंगे जिनको पता होगा, वो गांव प्रखंड लेवल पे होंगे। तो ठीक है, सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, बहुत इजी प्रश्न है। सौर मंडल का सबसे बड़ा जो ग्रह है यह कौन सा है, तो जाहिर सी बात है यह बृहस्पति है साथी।
बृहस्पति की आकार की दृष्टि से यह सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है और यह गैसों से निर्मित ग्रह है और इसमें वायुमंडल में मुख्यतः क्या पाए जाते हैं, तो हाइड्रोजन, हीलियम पाई जाती है। ठीक है, इसके 63 उपग्रह हैं, यह भी आपसे पूछ देगा। इंपॉर्टेंट फैक्ट बता रहे हैं जो कि आप लोग याद रखेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आगे चलते हैं तो कहता है आपका हवा में जिस गैस की मात्रा सबसे अधिक है वह है कौन सा। हवा की बात की रही है, ध्यान से सुनिएगा। तो हवा में जिस गैस की मात्रा सबसे अधिक है साथी वह आपका नाइट्रोजन है। यह बात हम कई बार आपको बताएं हैं। कितना है साथी, तो याद रखना है यह आपका 78% है। ठीक है, ऑक्सीजन जो है उसके बाद दूसरा नंबर पे आता है जो कि इसका 20% है। उसके बाद आपका आर्गन आता है, कार्बन डाइऑक्साइड आता है। तो बहुत बार हम बताए हैं ये सब चीज़, आप लोग ध्यान से सुना कीजिए। आगे चलते हैं तो कहता है स्त्रियों की तुलना में पुरुष अधिक वर्धता से पीड़ित हो सकते हैं क्योंकि, क्या इसका राइट आंसर होगा, जल्दी बताएं। इसका जो राइट आंसर होगा क्या होगा, तो यह आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर साथी क्या, तो उसमें क्या होता है, उनमें केवल एक्स क्रोमोसोम होता है, इसलिए क्या हो सकता है, यह आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, आगे चलते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कहता है, ध्यान से सुनिएगा। नेक्स्ट प्रश्न पे हम बात कर ले तो कहता है पृथ्वी पर मरुभूमि होने की संभावनाएं अधिक रहती है कब, जल्दी से बता दीजिए। पृथ्वी पर मरुभूमि होने की संभावना किस अक्षांश पे रहती है, जल्दी आप लोग बताएं इसका राइट आंसर। तो साथी यह आपका 23 डिग्री अक्षांश के पास होता है, याद रखना है आपको। ठीक है, यह कब होता है, 23 डिग्री अक्षांश के आसपास। चलिए आगे चलते हैं, ध्यान से सुनिएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है साथी, बहुत ही महत्वपूर्ण है। और बता दें यूरोटेरिया का आपका प्रैक्टिस सेट आ चुका है शिक्षक भर्ती के लिए 1 to 5 के लिए, जो कि हम कल आपका वह भी क्लास ले लेंगे। बुक मेरे पास आ चुका है, थोड़ा सा उसमें हम भी डाउट देख रहे हैं कि कुछ प्रॉब्लम नहीं ना है उस बुक में, तब हम आपका कल क्लास उसका भी ले लेंगे। ठीक है, देखिए मेरा प्रयास है कि अभी तक जितना प्रैक्टिस सेट आपका आया है सब अपने चैनल पर हम आपको करवा दें, ताकि आपको कोई समस्या ना हो पढ़ाई में और 100% आपको सफलता मिले। ठीक है, तो थोड़ा सा साथी बस इतना प्रयास कीजिए कि आप लोग सेशन को शेयर कीजिए। बोलते बोलते मेरा मुंह दर्द हो गया है, हम बोलना छोड़ दिए हैं, तो थोड़ा सा सेशन को शेयर कीजिए साथी। पहला ऐसा चैनल होगा, भले ही छोटा चैनल है लेकिन पहला ऐसा चैनल है जो कि कोई प्रैक्टिस सेट अभी तक नहीं छोड़ा है। जितना महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट है आप सभी के डिमांड पे हम हमेशा लाते रहते हैं, तो थोड़ा सा कोशिश कीजिए कि इसको आगे बढ़ाइए। ठीक है, चलिए आगे हम बात करते हैं तो कहता है सतह से ओजोन परत की ऊंचाई कितनी है। सतह से जो ओजोन परत की ऊंचाई है साथी कितनी है, जल्दी बता दीजिए। क्या है इसकी, जल्दी बताएं, यह आपका राइट आंसर क्या होगा। इसमें हम बात कर ले तो यह आपका होगा साथी क्या, तो 40 से 50 किलोमीटर है। ठीक है, सतह से ओजोन परत की जो ऊंचाई है यह आपका 40 से 50 किलोमीटर की आसपास की पड़ती है और यह सूर्य से आने वाली तेज पराबैंगनी विकसित के कुछ अंश के कारण अवशोषित कर लेती है। यह 10 से 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक केंद्रित है। वायुमंडल में ओजोन गैस की मात्रा की हम बात कर लें तो कमी होने की से सूर्य पराबैंगनी विकिरण अधिक मात्रा में पृथ्वी तक पहुंचती है, जिससे कैंसर जैसी भयानक बीमारी फैलती है। तो हर चीज़ आपको यहाँ पे पता चल गया होगा कि जो यह ओजोन परत है इसका कितना महत्वपूर्ण योगदान है। आगे चलते हैं तो कहता है नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, ठंड के दिनों में लोहे के गुटके और लकड़ी के गुटके को प्राप्त काल के में कुछ छुए तो लोहे का गुटका ठंडा लगता है, क्यों लगता है, जल्दी बताएं। लोहे के गुटके का तापमान लकड़ी के गुटके के ताप में कम होती है। लकड़ी की तुलना में लोहा उष्मा का अच्छा चालक है, लकड़ी की तुलना में लोहा उष्मा का खराब चालक है, या फिर लोहे का गुटका लकड़ी के भारी होती है। क्या होगा जल्दी बताएं आप सभी लोग इसका राइट आंसर को। इसका राइट आंसर जल्दी से आप लोग कर दीजिए। क्या होना चाहिए साथी, यह आपको याद रखना है। क्या होगा, तो लकड़ी की तुलना में लोहा उष्मा का अच्छा चालक है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको आप सब लोग याद रखेंगे। चलिए बढ़ते हैं आगे तो कहता है किसी परमाणु नाभिकीय आइसोटोप वह नाभिकीय है जिसमें क्या होता है, जल्दी बताएं। तो इसमें होता है साथी आपका क्या होता है, तो याद रखना है, इसमें हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर साथी यहाँ पे क्या होगा, तो प्रोटॉन की संख्या वही होती है और न्यूट्रॉन की संख्या क्या होती है, भिन्न होती है, जो कि सत्य है, इसको आप सभी लोग याद रखेंगे। आगे चलते हैं तो कहता है मच्छर भगाने वाली दवाओं में सक्रिय रसायन होते हैं। क्या होती है, मच्छर भगाने वाली जो दवा होती है साथी, मेडिसिन होते हैं, उसमें क्या होती है, किस कारण से मच्छर तुरंत मर जाते हैं या फिर भाग जाते हैं, जल्दी से बता दीजिए। आप सब लोग देखते होंगे
चाहे वो मच्छर भगाने वाला अगरबत्ती हो या फिर ऑल आउट कह लें या फिर कुछ भी कह लें, तो उसमें क्या ऐसा चीज़ रहता है जो कि तुरंत मच्छर विलुप्त हो जाते हैं, भाग जाते हैं। साथ ही इसका राइट आंसर क्या होगा आप सभी लोग बताइए। तो यह आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा साथी, तो यह एलेथीन हो जाएगा। ठीक है, एलेथीन हो जाएगा। आगे चलिए, तो कहता है पृथ्वी की सतह का वह भाग जो पानी से ठंडा है लगभग कितना है, जल्दी बताएं। 1/4, 1/2, 2/3 या फिर 3/5। साथ ही इसका क्या होगा जल्दी बताइए। तो यह आपको याद रखना है साथी, 2/3 होगा। ठीक है, चलिए इस पर चर्चा भी करना चाहिए थोड़ा सा कि क्या है नहीं है, ध्यान से सुनिएगा साथी। यह जो है यह पृथ्वी की सतह का वह भाग है जो कि पानी से ठंडा लगभग 2/3 पार्ट होता है, जो कि आपको यहाँ पे याद रखिएगा। ठीक है, जिस तारामंडल के तारे ध्रुव तारे की ओर संकेत करते हैं वो क्या कहते हैं। देखिए यहाँ पे आपको क्या है, एनसीईआरटी अगर आप पढ़े हैं क्लास 6 का एनसीईआरटी चैप्टर 1, एक बार नहीं विश्वास है तो जाके पढ़िए। क्लास 6 का एनसीईआरटी चैप्टर 1 पढ़िए एक बार, फर्स्ट पेज में ही आपको यह प्रश्न मिलेगा, यह टॉपिक मिलेगा। देखिए कितना इंपॉर्टेंट है, इसी तरह से प्रश्न पूछते हैं साथी, इसी तरह से पूछते हैं। ठीक है, अगर आप लोग पढ़े होंगे वो चैप्टर वो बुक तो 100% आपको याद होगा। यह क्या कहलाता है, तो साथी यह आपका कहलाएगा ऑप्शन नंबर ए सप्तऋषि। ठीक है, क्या कहलाएगा, सप्तऋषि। चलिए बढ़ते हैं आगे है आपका कि भारी जल वह जल होता है जिसमें क्या होते हैं, तो साथी इसमें आपका क्या होगा, ऑप्शन देख लीजिए, ए बी यहाँ है, बाकी यहाँ पे आप लोग देख लीजिए। ठीक है, तो यह क्या हो जाएगा, जिसमें हाइड्रोजन का स्थान उसका आइसोटोप ले लेता है, यह कहलाता है। ठीक है, आगे चलते हैं तो ध्यान से सुनिएगा। आगे कह रहा है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी पर घने वन अधिकतर मिलते हैं, पृथ्वी पर घने वन जो है अधिकतर मिलते हैं भूमध्य रेखा के पास, कर्क रेखा के पास, मकर रेखा के पास या फिर ध्रुव के पास। कहाँ मिलते हैं साथी, तो याद रखिएगा यह आपको मिलेंगे भूमध्य रेखा के पास। ठीक है, कहाँ मिलेंगे, भूमध्य रेखा। अब ये मत बोलिएगा कि सर भूमध्य रेखा क्या है, आपको कई बार बताया है पृथ्वी जो है यह 2 भागों में बटा है, एक उत्तरी ध्रुव एक दक्षिणी ध्रुव। और ये क्या है जल्दी बताइए, ये क्या है जल्दी बताइए। इस प्रकार से देखिए हम जहाँ तक हमसे हो सका है 100% बताए हैं, ऐसा कोई टॉपिक नहीं है जो छूटा है। चाहे आप इतिहास की बात कर लें, पॉलिटी की बात कर लें, आपका ज्योग्राफी की बात कर लें या फिर आप बिहार स्पेशल की बात कर लें, कोई भी हो। पटना का स्थायी समय है, पटना का जो स्थानीय समय है साथी क्या है, जल्दी आप लोग आंसर करें। इसका राइट आंसर क्या होगा, तो पटना का जो स्थानीय समय है यह भारतीय मानक समय से आगे है। चलिए आप लोग बताइएगा जल्दी से कि यह जो है भारतीय मानक समय से कितना आगे है, यह तो कम से कम बता दीजिएगा आप सभी लोग, कम से कम इतना बता दीजिएगा आप लोग। ठीक है, इतना कम से कम बता दीजिएगा। यह बहुत ही बेसिक प्रश्न है और सभी विद्यार्थियों को पता होना चाहिए। परमाणु नाभिकीय के अव्यय से है, परमाणु नाभिकीय के अव्यय है, क्या है अव्यय, साथी इसका अव्यय जो है यह आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या, तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा साथी, इसके बारे में किसी परमाणु के नाभिकीय के में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं। इलेक्ट्रॉन आपका जो है यह नामूल्कन की खोज 1800 कब हुआ था, 1897 में हुआ था। ठीक है, किसके द्वारा, तो थॉमसन के द्वारा हुआ था। और इलेक्ट्रॉन जो है यह आपका ऋणवेशित कण होता है। ये सभी चीज़ आप लोग याद रखेंगे, हो सकता है आपका एग्जाम में पूछ दिया जाए। कहता है 20 वर्ष की आयु पर मानव शरीर में हड्डी की संख्या होती है लगभग कितनी, क्या 300, 200 या फिर आपका 100 या फिर कुछ नहीं भी, कोई भी नहीं होता। जल्दी बताइए कौन सा होगा। सबसे पहले तो ये नहीं होना चाहिए ना आपको, क्या हो जाएगा, क्या 200, 300, 500 कितना होगा, जल्दी आप लोग आंसर कीजिए। काफ़ी ज़्यादा थकावट हो चुका है बोलते बोलते, थोड़ा जल्दी स्पीड में हम लोग आंसर करें। इसका राइट आंसर होगा साथी आपका क्या, जल्दी बताइए, जल्दी से आप लोग बताएं इसका राइट आंसर। तो साथी मानव में हम अगर बात कर लें तो मानव कंकाल शरीर की आंतरिक संरचना होती है। यह जन्म के समय साथी नवजात शिशु में जो है यह 270 क्या होती है, तो हड्डियां होती है। ठीक है, और बाल अवस्था में हम अगर बात कर ले तो हड्डी की संख्या जो है यह 350 हो जाती है। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहे हैं, सुनिएगा। बहुत ऐसे विद्यार्थी होते हैं जिनको नहीं पता था। ठीक है, उसके बाद
किशोर अवस्था से प्रौढ़ा अवस्था तक जाते जाते हड्डियों में संकलित होने के कारण साथ ही 206 हड्डी हो जाती है। तो अब तो बता दीजिए कि इसमें से कौन सा आंसर सही होगा। और हड्डियों के जो हम अध्ययन करते हैं इसको क्या कहते हैं, तो साथ ही इसको हम कहते हैं ऑस्टियोलॉजी। ठीक है, इतना चीज़ आप लोग याद रखेंगे। अब यहाँ पे आप लोग आंसर कीजिए क्या हो जाएगा। सब कुछ बता दिए हैं, बच्चे में कितने रहते हैं, प्रौढ़ावस्था में कितने होते हैं, सब कुछ बता दिए हैं। तो जल्दी बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। आगे हम बढ़ते हैं। तो कहता है मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं। ध्यान से सुनिएगा साथी, मनुष्य के जीवन काल में जो है कितने दांत है 2 बार विकसित होते हैं। याद रखना है, यह आपका होगा 20। ठीक है, 20 हो जाएंगे। ठीक है, इस प्रकार से याद रखेंगे। एक तो आपका जो शुरुआत में बचपन का जो दांत होगा, दूसरा जो हम लोग के मम्मी पापा आप लोग सुनते होंगे बोलते हैं कि दूध का दांत टूट गया, तो वही दूध का दांत टूटता है साथ ही उसके बाद जो टूटता है वो कभी नहीं आता है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। तो कहता है मनुष्य के शरीर में पैर की हड्डी है क्या, खोखली होती है, संदृत होती है, ठोस होती है, फिर इनमें से कोई नहीं। मनुष्य के शरीर में जो पैर की हड्डी होती है साथी, यह आपको याद रखना है क्या हो जाती है, तो यह आपको होती है खोखली होती है। ठीक है, क्या होती है, खोखली होती है। चलिए उसके बाद हम बात कर लें आगे। मनुष्य की खोपड़ी में कुल कितनी अस्थियां हैं, 8 है, 32 है, 30 है या फिर आपका 34 है। मनुष्य की आपका खोपड़ी में जो है यह अस्थियां कितनी है, तो यह आपको याद रखना है कितनी है साथी। यह जल्दी बता दीजिए आप सभी लोग, यह कितनी है, तो यह आपका है साथी, यहाँ पे आपका जो हो जाएगा इसका राइट आंसर। यहाँ तो वैसे ऑप्शन जो है गलत दिया गया है, यह 8 है। ठीक है, लेकिन वास्तविक में 8 नहीं होते हैं, हम आपको बता देते हैं कितने होते हैं। ठीक है, वास्तविक में मनुष्य के खोपड़ी में जो कुल अवस्थियाँ होती है यह 29 होती है, लेकिन यहाँ पे आपका 29 नहीं दिया गया था, लेकिन 29 से कम भी नहीं था, इसलिए हम 8 को लगाए हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से आप लोग याद रखेंगे, 8 नहीं होगा, वास्तविक में 29 होती है। ठीक है, आगे चलते हैं। तो कहता है आधुनिक मनुष्य के हाल का पूर्वज है क्या है, जल्दी बताइए। आधुनिक मनुष्य के जो हाल है यह पूर्वज है क्या है, जल्दी इसका राइट आंसर करते हैं। तो यह आपका हो जाएगा साथी क्रोमोगोन मानव। ठीक है, क्रोमागोन मानव जो है यह आपका आधुनिक मनुष्य के हाल का पूर्वज है। आगे चलिए। तो आगे कहता है पादप सदृश मातृत्व पादप की उत्पत्ति हो सकती है। थोड़ा सा जो प्रश्न है टफ है, हम समझा भी देंगे, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका हो जाएगा साथी क्या, तो कटास तने से। ठीक है, ग्रेफिट से होगा। ठीक है, इसका राइट आंसर। और हम अगर चर्चा करें इस पे, तो साथी यह जो है यह आपका ग्रेफिट तने जो होता है यह आपका क्या होता है, तो यहाँ पे आप लोग ध्यान दीजिएगा, यह पादप का मतलब पौधा होता है। पौधा शरीर से मात्र उत्पादन की उत्पत्ति होती है, जिस कारण से यह आप लोग याद रखेंगे। आगे हम बढ़ें। तो कहता है यहाँ पे नगरों का क्रमिक पतन किस काल की महत्वपूर्ण विशेषता है। यह आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर, जल्दी बताइए। इसका राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से आप लोग बताएं। यह आपका हो जाएगा साथी गुप्त काल में। ठीक है, क्या होगा, गुप्त काल में। ऑप्शन ए बिल्कुल सत्य होगा। चलिए आगे चलते हैं। तो आगे क्या कहता है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, कहता है चीनी यात्री इन सिंह ने बिहार का भ्रमण किया था कब। चीनी यात्री जो है इन सिंह या बिहार का साथी भ्रमण कब करता है, तो 670 AD या फिर ईस्वी कह लें, इस समय बिहार का भ्रमण किया। इन सिंह 7वीं शताब्दी के अंत में भारत आया था। उसने अपने समय के अनुसार नालंदा विश्वविद्यालय, विक्रमशिला विश्वविद्यालय तथा अपने समय के भारत की दशा का वर्णन अपने बुक में करता है। तो यह सब चीज़ आप लोग याद रखेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और यह जो था यह चीनी यात्री था। चलिए आगे चलते हैं। तो नेक्स्ट जो आपका प्रश्न है यहाँ ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन भूमि उत्पादन पर लगने वाला कर को इंगित करता है। जल्दी बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। यह आपका क्या होगा साथी, जल्दी से आप लोग कर दीजिए इसका आंसर। जो इसका आंसर जो होगा वो क्या हो जाएगा, जल्दी बताइए। तो इसका आंसर साथी आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, जल्दी बता दीजिए। इसका आंसर आपका ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, यह आपका डी होगा साथी। क्या होगा, 1, 3 और 4। ठीक है, चलिए आगे हम बढ़ते हैं। तो कहता है क्या, ध्यान से सुनिएगा। विजयनगर के उस पहले शासक की पहचान कीजिए जिसमें बहमनियों से गोवा छीना है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए कुछ क्वेश्चन का हम एक्सप्लेनेशन क्यों नहीं कर रहे हैं, क्योंकि 1 घंटा से ज़्यादा वीडियो हो जाता है और कल के वीडियो में बहुत सारे ऐसे एक्सपीरियंस हैं जो कि बोले कि बहुत थोड़ा कम बनाइए, स्पीड आपका थोड़ा
कम होना चाहिए, एक्सप्लेन थोड़ा कम कीजिए, वीडियो का ड्यूरेशन थोड़ा कम रखिए। देखिए मेरा आदत है, हम पहले ही बोल देते हैं कि वीडियो का ड्यूरेशन चाहे जितना भी हो, लेकिन हम हर चीज़ बताते हैं। लेकिन आप ही लोग का डिमांड आता है कि सर नहीं हो पाता है ऐसे वैसे और भी कुछ पढ़ना है, इसलिए हम जल्दी जल्दी बढ़ रहे हैं। आप ऐसा मत सोचिए कि हम एक्सप्लेन नहीं कर रहे हैं, हम प्रयास करते हैं कि करें, क्योंकि मेरा खुद आदत है कि हम जल्दी एक्सप्लेन स्किप नहीं करते हैं कोई चीज़ को। साथ ही जल्दी बता दीजिए इसका राइट आंसर क्या होगा। गोवा का जो है यह किसने छीना था, जल्दी बताइए इसका राइट आंसर आप सभी लोग। तो यह आपका हो जाएगा हरिहर द्वितीय ने, हरिहर द्वितीय हो जाएगा, साथ ही याद रखेंगे, ठीक है। हरिहर द्वितीय जो है इसका राइट आंसर होगा। अगर चर्चा करें हम इस पर तो यह महत्वपूर्ण है, इसलिए हमें चर्चा करना जरूरी है। भारत के दक्षिण पश्चिम तट की साथ ही हम अगर बात कर लें तो 1336 ईस्वी की अगर हम बात कर लें तो इस समय विजयनगर साम्राज्य की स्थापना होती है, जो कि हरिहर और बुक्का नामक दो भाई मिलकर करता है। हरिहर प्रथम जो है यह आपका 1336 से लेकर 1356 तक क्या करता है तो शासन करता है। इस राज्य का प्रथम शासक हुआ था और इसी पहली राजधानी आपका कहाँ बना है तो अनेंग गोंडी में बनाता है, ठीक है। ये सभी चीज़ आप लोग याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है। आगे हम बढ़ते हैं तो कहता है बिहार के सुप्रसिद्ध संत फरुद्दीन मनेरी का संबंध सूफियों के किस संप्रदाय से है। देखिए महत्वपूर्ण है, जल्दी बता दीजिए इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर क्या होगा साथी जल्दी बताएं। यह आपका होगा कौन सा, तो ऑप्शन नंबर सी फिरदौसी कुब्रवी होंगे इसका राइट आंसर, ठीक है। इस तरह से याद रखेंगे। और यह मध्यकालीन बिहार में फिरदौसी सिलसिला सबसे अधिक लोकप्रिय रहा था, ठीक है। तो याद रखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है इसके बारे में। चलिए आगे बढ़ते हैं तो कहता है भारत में किसी भी सदन का सदस्य हुए बिना कोई व्यक्ति कब तक मंत्री पद का आसीन रह सकता है। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, चलिए बताइए इसका राइट आंसर। 6 महीने तक याद रखेंगे साथ ही इसके बारे में कि भारत के प्रधानमंत्री या फिर अन्य कोई भी मंत्री 6 माह तक बिना सदन के सदस्य रहे हुए पद पर रह सकते हैं, लेकिन 6 माह के भीतर उनको क्या करना होगा तो संसद से किसी भी सदस्य का सदस्य बनना होगा, अन्यथा उनकी सदस्यता रद्द कर दी जाएगी। आगे चलिए तो कहता है संसद के 2 सत्रों के बीच का अधिकतम अंतराल होता है। बहुत ईजी प्रश्न है, जल्दी बताइए क्या हो जाएगा। तो याद रखना है इसका राइट आंसर जो होगा वह साथी आपका कम से कम 6 महीने हो जाएंगे, ठीक है। इस तरह से थोड़ा सा आप सभी लोग याद रखेंगे कि साथी यह जो है आपका भारतीय संविधान के अनुच्छेद 85 के अंतर्गत राष्ट्रपति को दोनों सदनों को आहूत करने का क्या किया गया है और 17 वन और लोकसभा का विखंडन करने का शक्ति प्रदान की गई है, अधिकार दिए गए हैं। आहूत करने का बारे में संविधान ने राष्ट्रपति पर एक कर्तव्य आरोपित किया है, वह यह है कि वह दोनों सदनों को ऐसे अंतराल का आहूत करेगा जहां की एक सत्र अंतिम बैठक उसके बाद की प्रथम बैठक के नियमित तारीख के बीच 6 महीने का अंतराल हो। आहूत का मतलब होता है साथी, एक सेकेंड, आहूत का मतलब होता है आवाहन करना, संसद में बैठक करने के लिए सूचना देना, ठीक है। आगे चलते हैं तो कहता है भारत के प्रजातंत्र इस तथ्य पर आधारित है। कौन सा तथ्य वो भारत के प्रजातंत्र के बारे में कह रहा है, ध्यान से समझिएगा। यह सब जो क्वेश्चन है बिल्कुल स्किप करने वाला नहीं है, इसलिए हम यहाँ चलेंगे, जिसको देखना होगा देखेंगे, नहीं तो नहीं देखेंगे। लेकिन ये सभी जो प्रश्न है यह यूपीएससी लेवल का है, इसलिए स्किप करना बिल्कुल गलत है। भारत के प्रजातंत्र इस तथ्य पर आधारित है, ध्यान से सुनिएगा, लोकतांत्रिक व्यवस्था में साथी राजनीतिक समानता पर आधारित होती है, ये सभी को पता होगा। लेकिन प्रतिनिधि के चुनाव में हर व्यक्ति का वजन जो होता है यह बराबर होता है, यह भी सत्य है। व्यक्तियों को राजनीतिक क्षेत्र में परस्पर बराबरी का दर्जा तो मिलता है, लेकिन इसके साथ साथ हम आर्थिक असमानता को भी बढ़ाते हुए देखते हैं। तो अब बता दीजिए क्या हो जाएगा, क्या मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं, जनता के सरकारों को चुनने का तथा बदलने का अधिकार है, या फिर यहाँ राज्य के नीति निर्देशक तत्व है, क्या हो जाएगा जल्दी बताइए। एक और आपका ऑप्शन है, यहाँ देख लीजिए आप सभी लोग, 3 ही ऑप्शन दिए गए हैं क्या, एक सेकेंड साथी, नहीं 4 ऑप्शन तो है। तो इसमें राइट आंसर जो होगा वो क्या होगा, तो जनता को सरकारों को चुनने का क्या है, बदलने का अधिकार दिया गया है, जो कि प्रजातंत्र का सबसे महत्वपूर्ण और सबसे इम्पॉर्टेंट शक्ति है प्रजाओं के पास। आगे चलिए तो कहता है आपका, ध्यान दीजिएगा, नेक्स्ट जो है राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कब कर
आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं। कब? जब हथियार पद विद्रोह के आधार पर, बाहरी आक्रमण के आधार पर, युद्ध के आक्रमण पर वर्णित सभी आकारों पर। ध्यान दीजिएगा साथी, राष्ट्रपति को जब भी ऐसा लगे कि वह हथियारों बंद विद्रोह होने वाला है, अपने राज्य में विद्रोह होने वाला है, बाहरी आक्रमण होने वाला है, या फिर युद्ध का समय बन गया है, युद्ध का वातावरण बन गया है, ऐसे परिस्थिति में राष्ट्रपति अपने विवेक के अनुसार क्या कर देंगे साथी? तो इमरजेंसी घोषित कर देंगे। कोई समस्या? राष्ट्रपति के जो इमरजेंसी के प्रावधान ये 3 है, ठीक है, यह भी याद रखेंगे। लेकिन साथी यह जो है आपका सबसे महत्वपूर्ण आपातकाल है, जो कि इसका राइट आंसर आपका ऑल ऑफ दीज हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सभी होंगे, ऑल ऑफ एबव हो जाएगा। इस तरह से याद रखना है आप सभी को। और याद रखेंगे कि 352 के तहत साथी राष्ट्रपति जो है यह आपातकाल लगाते हैं, ठीक है। भारतीय संविधान के भाग 18 में 352 से 360 तक इनके बारे में क्या है? आपातकाल की घोषणा की गई है। तो ये सभी चीज़ आप लोग कॉपी में लिख लीजिएगा, बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। जहाँ तक लोकसभा में प्रतिनिधित्व का प्रश्न है, कौन से राज्य दूसरे तथा तीसरे दर्जे पर हैं? देखिए बहुत महत्वपूर्ण यह क्वेश्चन फिर से आपके सामने देखने को मिल गए हैं। क्या हो जाएगा? जल्दी से आप लोग बता दीजिए। इसका राइट आंसर जो है यह आप लोग जल्दी से बता दीजिए। क्या हो जाएगा साथी? आपका 45 के क्या हो जाएंगे आंसर? बताइए आप सभी लोग। तो यह आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर साथी क्या? तो बिहार तथा महाराष्ट्र, ठीक है, याद रखना है, काफ़ी महत्वपूर्ण है। आगे हम बढ़ते हैं। तो योजना आयोग एक क्या है? मंत्रालय है, शासकीय विभाग है, परामर्शी विभाग या फिर शासनीय निगम है? क्या है? योजना आयोग जो है यह क्या है? यह आप लोग बताइए। तो यह आपका याद रखना है, यह परामर्शदाता एडवाइजरी बॉडी है। योजना आयोग जो है प्लानिंग कमीशन, यह आपको नाम से ही पता चल रहा होगा, प्लानिंग करने वाला, तो परामर्श करने वाला है, ठीक है। आगे बढ़िए। तो कहता है भारत में नियोजित अर्थव्यवस्था है, भारत की अर्थव्यवस्था पूछ रहा है, ध्यान से समझिएगा, यहाँ गलती कीजिएगा फंसिएगा। क्या हो जाएगा? समाजवादी पर है, पूंजीवादी पर है, या फिर आपका साथी मिश्रित है? तो जाहिर सी बात है कि यह आपका भारत की जो अर्थव्यवस्था है यह मिश्रित अर्थव्यवस्था है। देखिए एक समय था साथी, आपको पता होना चाहिए, द्वितीय जो विश्व युद्ध होते हैं उसके बाद यूरोप कई देशों में यह फैल जाता है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, समाजवादी अर्थव्यवस्था, ये तरह तरह का चीज़, ठीक है, समय काल। उसी को अपनाते हुए भारत ने यह सोचा कि ना पूंजीवादी अर्थव्यवस्था उचित है, ना आपका मिश्रित, ना आपका समाजवादी। तो उन्होंने क्या किया? तो मिश्रित अर्थव्यवस्था, मतलब आधा ये भी आधा ये भी, दोनों को मिलाकर मिश्रित अर्थव्यवस्था का निर्माण कर दिया, ठीक है। चलिए आगे चलिए। तो कहता है भारत में आय का सबसे बड़ा स्रोत है, क्या है? अभी जस्ट आपसे बताया गया है कि भारत में जो सबसे बड़ा आय का जो स्रोत है साथी यह क्या है? तो यह आपका हो जाएगा, जल्दी बताएं क्या होगा। प्रश्न है जो 88 है, इसका राइट आंसर होगा आपका चुंगी कर, या फिर हम कह लें एक्साइज ड्यूटी, यह है, ठीक है। इस तरह से आप सभी लोग याद रखेंगे। भारत की उत्पत्ति संजोगजनक रही है, भारत की उन्नति जो है यह आपका संजोगजनक रही है, किस क्षेत्र में? तो यह आपको याद रखना है, यह होगा जो आपका साथी कुल राष्ट्रीय उत्पादन में बढ़ोतरी के संबंध में, ठीक है। आगे चलिए। आगे कहता है कुल राष्ट्रीय उत्पादन के जो बढ़ोतरी के संबंध में रहा है, यह भारत की उन्नति जो है यह क्या है? तो संतोषजनक है, लगभग ठीक ही है। चलिए उसके बाद है कि विभाजन के कारण भारत कौन सा उद्योग सबसे पूरी तरह प्रभावित हुआ? विभाजन के कारण जो है यह आपका कौन सा उद्योग है जो कि सबसे ज़्यादा प्रभावित हुआ है? तो जूट और रुई उद्योग का, ठीक है। याद रखेंगे विभाजन के कारण भारत का जूट तथा कपास उद्योग जो है यह बुरी तरह प्रभावित हुआ है। तेल रियास आज समुद्री प्रदूषण का सबसे विकराल रूप देखने को हमें मिल रहा है, और यही कारण है साथी जो कि संपूर्ण समुद्र तट पर जैसे विभिन्न समुद्री जीव व जलीय पौधे एवं पादप ये सभी जो है ये प्रभावित हो रहे हैं, जो कि आपका ऑप्शन नंबर साथी सी है, जो कि बिल्कुल सत्य है। नेक्स्ट हम अगर बात कर ले तो कहता है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या? 8वीं पंचवर्षीय योजना प्राथमिकता देती है किस चीज़ को? कल ही हम बात करे हैं, कल ही बात किए हैं। तो 8वीं पंचवर्षीय योजना है जो किस चीज़ को प्राथमिकता दी है? तो रोजगार को, ठीक है, रोजगार को दी है। इस चीज़ को याद रखेंगे। और इसमें 5% का लक्ष्य रखा गया है साथ ही, लेकिन यहाँ पे 6% का लक्ष्य हासिल किया जाता है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। एक आगे हम करें बात, कहता है भारत के किस उद्योग में सर्वाधिक लोग कार्यरत है?
किस उद्योग में सर्वाधिक लोग कार्यरत है? जल्दी आप सभी लोग यहाँ पे आंसर कीजिए। इसका राइट आंसर जो होगा क्या होगा? साथ ही यह आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा कपड़ा उद्योग में। ठीक है, सबसे ज़्यादा जो है यह कपड़ा उद्योग में लोग कार्यरत करते हैं, तो याद रखेंगे। कहता है भारत के राष्ट्रीय आय का मुख्य स्रोत है। देखिए आपका जो प्रश्न है दोहराया गया है, जल्दी बताइए। तो मुख्य जो स्रोत है भारत का राष्ट्रीय आय का वो क्या है? यह जो हो जाएगा आपका जल्दी से क्या हो जाएगा साथी? तो यह आपको ऑप्शन नंबर हो जाएंगे क्या? उद्योग। ठीक है, याद रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रीय आय का हम अगर बात करें तो उद्योग सबसे महत्वपूर्ण है। बिहार में जंगल फैले हुए हैं, कितने में है साथी? बिहार में जो जंगल हैं या कितने हेक्टेयर में फैले हुए हैं? तो यह आपका हो जाएगा साथी ऑप्शन नंबर क्या? तो यहाँ पे होगा 31 लाख हेक्टेयर क्षेत्रफल फैले हुए हैं। ठीक है, याद रखेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बिहार का एक इस्पात कारखाना है, दरभंगा में ही है, गया में है, हजारीबाग या फिर जमशेदपुर। साथ ही बिहार में अगर इस्पात कारखाने की हम बात कर लें तो यह आपका कहाँ हो जाएगा? तो ध्यान से समझेंगे, इसका राइट आंसर होगा आपका साथी जमशेदपुर में, जो कि वर्तमान में जमशेदपुर कहाँ पड़ता है? तो झारखंड का क्षेत्र पड़ता है, याद रखेंगे। ठीक है, आगे चलिए। तो कहता है आपका कि निम्नलिखित में से रिक्त स्थानों में कौन सी संख्या होगी? देखिए आपका मैथ और रीजनिंग का प्रश्न आ चुका है साथी, तो जल्दी जल्दी हम आपको आंसर बताते चलेंगे। आप सभी लोग आगे बना लीजिएगा पीडीएफ को लेकर। हम पहले ही बोल दिए हैं कि हम यहाँ पे सिर्फ जीएस को सॉल्व करेंगे। ठीक है, मैथ रीजनिंग जो है यह खुद से आप प्रयास कीजिएगा, जितना उतना बेहतर होगा। तो हम आंसर बता देते हैं। किसी साथी को समस्या हो तो कॉमेंट कीजिएगा या फिर आप टेलीग्राम पे जुड़ जाएगा, वहाँ पे हम जितना यहाँ पे सॉल्यूशन बनाए हुए अपने कॉपी में वो आपको सेंड कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे देखिए मैथ का जो है ना, यहाँ पे हमको समस्या दिक्कत यही है कि यहाँ पे हम सॉल्व नहीं करा पाएंगे, जो कि हम यहाँ पे छोटा सा यह अपना भी एक चैनल है अभी साथी, और यहाँ पे हम जो एक्सप्लेन कर पाएंगे उसको हम ठीक से नहीं कर पाएंगे। मेरा एक तरह से पेन उन जो है ये ठीक से काम नहीं कर पाएगा। ठीक है ना, इसलिए अब उसमें है फॉर्मूला वार्मूला बताना पड़ेगा कैसे कैसे बना, इसलिए हम आपको सॉल्यूशन किए हुए हैं कॉपी पे, तो पेज हम आपका फोटो खींच के भेज देंगे। ठीक है, चलिए इसका राइट आंसर 96 का जो होगा वो हम बता देते हैं। तो साथ ही इसका 96 का आपका ऑप्शन नंबर ए होगा। ठीक है, 10 मैथ रीजनिंग है जो कि आप लोग जरूर बनाइएगा, महत्वपूर्ण है। 97 की अगर हम बात कर ले तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 98 पे हम चले तो 98 का आपका ऑप्शन नंबर साथी सी होगा। 99 पे हम चले तो 99 का आपका ऑप्शन नंबर साथी क्या हो जाएगा? तो इसका 99 का आपका ऑप्शन नंबर ए होगा। और आपका 100 की हम बात कर ले तो 100 आपका जो है इसका राइट आंसर क्या होगा? देखिए आप लोग देख लीजिएगा, हम थोड़ा स्पीड में चल रहे हैं ताकि हम पहले ही किए हुए हैं। ठीक है, आप लोग देख लेंगे इस चीज़ को। तो जो है 90 क्या है साथी? इसका 100 का जो है ये इसका क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक है, आगे चलिए। तो आगे है आपका 101 का जो है इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी होगा। 102 की हम बात कर ले तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी होगा। 102 हो गया। 103 की बात कर लें, 103 का हो जाएगा क्या? ध्यान दीजिएगा, प्रश्न नंबर 103 का जो राइट आंसर होगा वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 104 की अगर हम बात कर ले तो राइट आंसर इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 104 का आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो डी हो जाएगा। 105 की अगर बात कर ले तो यह आपका अंतिम मैथ और रीजनिंग का प्रश्न है, इसका राइट आंसर क्या होगा? 105 का, तो यह आपका 105 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका मैथ रीजनिंग समाप्त होता है। आप लोग पीडीएफ ले लीजिएगा और उसको बनाइएगा। नेक्स्ट है आपका साइंस का कुछ क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। पेरिस प्लास्टर का सूत्र है जो क्या है? पेरिस और प्लास्टर का जो सूत्र है यह क्या होता है? जल्दी से बता दीजिए इसका राइट आंसर। तो यह आपका होगा CaSO4H2O। ठीक है, यह क्या होता है? तो पेरिस और प्लास्टर का सूत्र होता है, जो कि आप लोग इसको याद रखेंगे, महत्वपूर्ण है। आगे हम बात कर लें तो जो नेक्स्ट है आपका यहाँ पे खट्टा किस कारण से होता है? जो खट्टा होता है यह किस कारण से होता है? बहुत बार बताया गया प्रश्न है। यह खट्टा जो है यह किस कारण से होता है? तो याद रखना है साइट्रिक अम्ल के कारण होता है। ठीक है, साइट्रिक अम्ल के कारण होता है, जो कोई भी पदार्थ, चाहे हम नींबू, दही, किसी भी चीज़ का हम बात कर ले तो खट्टा जो होता है यह आपका साइट्रिक अम्ल के कारण होता है, याद रखेंगे। आगे हम बात कर ले तो कहता है वायु एक क्या है? यौगिक है, तत्व है, मिश्रण है या फिर आपका विद्युत अपघटन है?
वायु जो है यह क्या है, तो वायु जो है यह आपका मिश्रण है। ठीक है, कई बार बताया गया प्रश्न है, जो कि दोहराया गया प्रश्न भी है। तो यह वायु जो है यह आपका मिश्रण है, याद रखेंगे। आगे हम बात कर लें तो कहता है यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि विरंजक चूर्ण के लिए कौन सा असत्य है, विरंजक चूर्ण के लिए कौन सा असत्य है, तो यह आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या, तो साथी जल में अधिक विलय होता है, जो कि बिल्कुल सच है। ठीक है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा इसके बारे में कि विरंजक क्लोरीन शुक्ल क्या है, तो यह आपका एक सेकेंड, विरंजक क्लोरीन शुक्ल बुझे हुए चूने की सिक्रिया करके विरंजक चूर्ण बनाती है, और यह एक हल्के पीले रंग का चूर्ण होता है जिसमें क्लोरीन की गंध आती है। ठीक है, तो ये आप लोग याद रखेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट था। उसके बाद है आपका पारद धातु मिश्रण है। पारद धातु जो है यह मिश्रण है, किस चीज़ का मिश्रण है, आप लोग देख लीजिए ऑप्शन, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो और जल्दी आप लोग आंसर दीजिए। इसका राइट आंसर क्या होगा आप लोग बताइए। इसका राइट आंसर जो होगा वो क्या हो जाएगा, तो आपका ऑप्शन नंबर इसका सी होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो है सी क्या है, तो यह आपका पारद युक्त मिश्रण धातु होता है, जो कि यह सही होगा। इसको आप लोग याद रखेंगे। किसी धातु का किसी अन्य धातु अथवा अधातु के साथ मिश्र धातु कहलाता है। ये चीज़ आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। आगे हम बात कर ले तो कहता है यहाँ पे कि कोयले का सामान्य प्रकार है। कोयले जो है ये सामान्य प्रकार किसका है, जल्दी आप लोग बताएं। इसका राइट आंसर क्या होगा, जल्दी बताइए। तो यह आपका होगा क्या, तो बिटुमिनस का। ठीक है, बिटुमिनस का हो जाएगा, जो कि आप लोग याद रखेंगे। और हम इस पर बात करें तो यह आपका आकाशगंगा तारे, निर्हारिका और अंतर तारिका पदार्थों का एक समूह होता है, जो कि एक आकाशगंगा करोड़ों, इस प्रकार से आप लोग इसको याद रखेंगे। ठीक है, ये महत्वपूर्ण है, इस प्रकार से आप लोग इसको याद रखेंगे कोयले का सामान्य प्रकार के बारे में। आगे हम चलते हैं तो यहाँ ध्यान दीजिएगा। कहता है आपका नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है भारत की राष्ट्रीय स्तनी है वह कौन सी है। भारत की राष्ट्रीय स्तनी जो है यह कौन है, तो यह आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या, तो डी बाघ। आपको पता होना चाहिए बाघ के बारे में कि बाघ एक मांसाहारी स्तनधारी पशु है, और यह भारत, नेपाल, भूटान, कोरिया, इंडोनेशिया ये सभी जगह में क्या हो, तो अधिक संख्या में पाए जाते हैं। नेक्स्ट उसका कहता है आपका त्रिसंग प्राणी कौन सा है। त्रिसंग प्राणी जो है यह इसमें कौन है, तो यह आपका क्या हो जाएगा, जल्दी बता दीजिए। इसका राइट आंसर जो होगा वो क्या होगा, तो आपका कछुआ है। कछुआ क्या है, त्रिसंग प्राणी है, याद रखेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और आपका मछली क्लोन जो है यह गील की सहायता से सांस लेती है। गीलों में प्रचुर मात्रा में रुधिर कोशिका विद्यमान होती है, इस कारण से वे जल में घुलित हुई ऑक्सीजन को आसानी से अवशोषित कर लेती है। तो ये ठीक है, इस तरह से आप लोग इसके बारे में याद रखेंगे, कछुआ के बारे में, मछली के बारे में। यहाँ ऑप्शन मछली अगर होता तो आपका पहले मछली ही होता, लेकिन मछली नहीं दिए गए हैं, इसलिए आपका ऑप्शन कछुआ हो गया है। आगे हम बढ़ते हैं तो कहता है जल से धातु बाहर निकाल ली जाने पर मत्स्य पर जाती है। क्या हो जाती है, मत्स्य पर जाती है, क्योंकि क्या हो जाती है, जल्दी बता दीजिए इसका राइट आंसर। तो यह आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या साथी, वे श्वास नहीं ले पाती है। क्या करती है, वह श्वास नहीं ले पाती है, इस कारण से क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर होगा। आगे हम चलते हैं तो नेक्स्ट आपका कहता है मधुमक्खी कॉलोनी के सदस्य एक दूसरे को किस प्रकार पहचानते हैं। मधुमक्खी कॉलोनी के जो सदस्य हैं एक दूसरे को किस प्रकार से पहचानते हैं, जल्दी से बता दीजिए। यहाँ पे गंध से या फिर किसी और कारण से। तो यहाँ पे जो होगा मधुमक्खी जो है या कॉलोनी के सदस्य एक दूसरे को क्या करते हैं, तो नर्तन से पहचानते हैं। क्या करते हैं, नर्तन से। यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है, यहाँ पे क्या, यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं। इसका राइट आंसर होगा आपका गंध से, जो कि बिल्कुल सत्य है। उसके पास क्या है, मधुमक्खी जो है ये गंध से ही पहचानते हैं। तो यहाँ पे आप लोग याद रखेंगे हमारी आकाशगंगा के केंद्र की परिक्रमा करने में सूर्य को समय लगता है कितना। हमारी आकाशगंगा में जो केंद्र की परिक्रमा करने में सूर्य की जो समय लगती है कितनी लगती है, तो यह आपको याद रखना है 25 करोड़ वर्ष लग जाती है। ठीक है, इसको आप लोग याद रखेंगे, काफ़ी महत्वपूर्ण है यह। तो थोड़ा सा आपको यहाँ पे याद रखना है, आकाशगंगा के केंद्र की परिक्रमा करने में कुल जो सूर्य की है यह आपका 25 करोड़ वर्ष लग जाती है। और हम अगर बात कर ले, आकाशगंगा तारों का एक विशाल पुंज होता है, जो कि ये सभी चीज़ आप लोग पता कर रखिएगा।
आग्नेय चट्टान के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। देख लेते हैं हम लोग, आग्नेय चट्टान के बारे में बहुत बार आपको बताया भी गया है, तो जल्दी से बता दीजिए इसमें राइट आंसर क्या होगा। यह आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर, क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा साथी आपका ऑप्शन नंबर सी। क्या ये क्रिस्टलीय तथा अक्रिस्टलीय दोनों होती है। आग्नेय चट्टान याद रखेंगे यह क्या होता है, तो आग्नेय चट्टान मैग्मा या फिर लावा के जमने से बनता है और आग्नेय चट्टान स्थल पांतरिक कठोर संगहन जीवाश्म रहित होता है। तो ये सभी चीज़ आप लोग याद रखिएगा। आगे है, तो निम्नलिखित में से कौन सा एक पतन नगर नहीं है। जल्दी से बता दीजिए निम्नलिखित में से कौन सा एक पतन नगर नहीं है। इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, तो आपका ऑप्शन नंबर बी होगा, किन्वरा। किन्वरा जो है ये क्या है, तो यह आपका पतन नगर नहीं है, इसको आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, आगे उसके बाद आपका नेक्स्ट प्रश्न कहता है पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखने हेतु निम्नलिखित वन आवरण अनिवार्य है। कैसे है, आप लोग ऑप्शन देख लीजिए ताकि प्रॉब्लम ना हो। संपूर्ण भूमि का 25%, 50 या फिर 40 या फिर 33, क्या हो जाएगा, जल्दी बता दीजिए इसका राइट आंसर। तो यह आपका हो जाएगा संपूर्ण भूमि का 33% जो है, यह आपको याद रखना है, महत्वपूर्ण है। राष्ट्रीय वन नीति ने प्रस्तावित किया है कि पारिस्थितिक संतुलन को मजबूत करने के लिए वन के अंतर्गत 30% क्षेत्र होना ही चाहिए। किसी भी क्षेत्र का अगर 30% क्षेत्र नहीं है, वन 30% भूमि पर वन नहीं है, तो वहाँ पे पर्यावरण जो है यह बेहतर नहीं माना जाता है। अंतिम आपका प्रश्न है, पत्थर के कोयले के भंडार में कौन से देश विश्व में अग्रणी है। पत्थर के कोयले में भंडार में विश्व का कौन सा देश जो है जो अग्रणी है, जल्दी से बताएं। तो यह आपका हो जाएगा कौन सा, तो चीन। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी चीन हो जाएगा। चीन है जो कि कोयले का दुनिया का सबसे बड़ा उत्पादन है। कोयले यह ठोस कार्बनिक पदार्थ है जिससे उद्योग आपका उपयोग ईंधन के रूप में किया जाता है। ठीक है, और यह लगभग हम बात कर लें तो यह ऊर्जा का प्रमुख स्रोत होता है, जो कि कुल ऊर्जा का लगभग 30 से 40% कोयले से उत्पादित होती है। तो इस प्रकार से याद रखेंगे, महत्वपूर्ण था। और इस प्रकार से आपका प्रैक्टिस सेट नंबर 3 जो है यह समाप्त होता है। कैसा लगा आपको ज़रूर बताएंगे। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सेशन को शेयर कीजिएगा और लाइक कीजिएगा। और आपका यूटेरिया का जो है नया प्रैक्टिस सेट कल से अपलोड होगा, तो आप लोग उसको भी ज़रूर देखिएगा और सेशन को फटाफट शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, तो जय हिंद, जय भारत।